नमस्कार, स्वागत है हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन पावर ट्रेड में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल है और अनिश्चितता का माहौल इस वजह से है क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच में जंग चल रही है, 7वां दिन है। लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन चिंता यह है कि क्या अमेरिका भी इस जंग में शामिल होगा। ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है और वो अमेरिका में बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, उन्होंने ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं जो बाजार के सेंटिमेंट को भी डामाडोल कर रही हैं। इस बीच यूएस फेड की पॉलिसी आई एज एक्सपेक्टेड, दरों में कोई बदलाव हुआ नहीं, दरें जस की तस हैं, लेकिन इस साल दरों में 2 रेट कट की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और बाजार हम देख रहे हैं कि रेंज में है और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं। सवाल है कि आज क्या होगा। आज का दिन एक मायने में और खास है क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी। एफआईज की तरफ से काफी ज्यादा शॉर्ट है। क्या थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी? लॉन्ग होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आई है, क्या उसमें आगे बढ़त देखेंगे? 2 दिन कैश में बाइंग वो कर चुके हैं। आगे क्या ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा या फिर एफआईज थोड़े सतर्क होंगे अभी? तो ये तमाम चीजें आपके मन में चल रही होंगी और इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम इस शो में अगले 2.5 घंटे। आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। और एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम इंडेक्स की रणनीति, स्टॉक्स की रणनीति, ब्रोकरी रिपोर्ट, खबरों वाले शेयर और कुछ स्पेशल ऑफरिंग भी होगी। आज राइट इशू को लेकर बहुत ही दिलचस्प एक रिसर्च आपके सामने हम लेकर आएंगे 8:40 पर। तो आप कहीं जाएगा नहीं, लेकिन पहले 4 तस्वीरें लेकर आते हैं जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी नजर कौन से ट्रिगर्स पर होनी चाहिए और बाजार के लिए संकेत क्या बन रहे हैं यहां से। तो अली खामनेई का ये बयान काफी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि वो सरेंडर कर दें, वो उनके लिए इजी टारगेट है। और खामनेई ने कहा है कि ईरान सरेंडर तो कतई नहीं करेगा और हम अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, इररिपेरेबल डैमेज करेंगे अगर वो जंग में उतरते हैं तो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स 125 अंक नीचे है। कल यूएस मार्केट में हमने देखा था कि डाउ ऊपरी स्तर से करीब 350 अंक नीचे आया, 45-46 अंकों की हल्की सी गिरावट पर बंद हुआ। नेस्डेक में थोड़ी सी तेजी थी और फेड ने अपनी दरों में कोई बदलाव किया नहीं है। दरों में बदलाव नहीं किया, ये तो थोड़े सा नेगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कहा गया कि नहीं, आगे दरों में इस साल 0.25% की 2 रेट कट हो सकते हैं, ऐसे फेड ऑफिशियल्स ने उम्मीद जताई है। और 2026 में एक रेट कट, 2027 में एक रेट कट की उम्मीदें यहां से बनती हुई दिख रही है। तो ये चीजें ठीक है। जेरोम पावेल ने कहा है कि वो थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, दरों में कटौती में कोई जल्दबाजी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि टैरिफ वगैरह के चलते महंगाई यहां से और बढ़ सकती है। तो महंगाई का अनुमान यूएस फेड ने बढ़ाया है और ग्रोथ का अनुमान को थोड़ा सा ट्रिम किया है इस साल के लिए। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 24,800 के नीचे है। आज आपको इसमें गिरावट दिखेगी, करीब 50 अंकों के आसपास की फिलहाल नरमी है। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में और गोल्ड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। कल के जो भाव थे $76 के आसपास के, कच्चे तेल में आज भी वही प्राइसेस हैं। तो एक आपके लिए कह सकते हैं कि राहत है। ये नीचे से उछाल जरूर आए हैं लेकिन यहां से नहीं बढ़ना भी आपके लिए राहत है। $76 के आसपास कच्चे तेल के भाव हैं। जाइडस को यूएसएफडीए से झटका लगा है, कुछ आपत्तियां जारी हुई हैं और वेदांता एक बड़ा कैपेक्स करने वाली है। तो वेदांता के शेयर पर भी हम आज नजर रख के चलेंगे। जाइडस में हो सकता है कि आज गिरावट पर शुरुआत हो। तो ये कुछ ट्रिगर्स जिन पर आज आपकी जरूर होनी चाहिए नजर। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आज ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह के हैं। आशीषा हमारे साथ हैं आज ग्लोबल पिक्चर को सामने रखने के लिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि ग्लोबल पिक्चर से पहले जरा लोकल पिक्चर बताइए। हमने सुना है कि मुंबई की पिक्चर बड़ी सुहावनी हो गई है। बिल्कुल अभिषेक, पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार बारिश लौटती हुई नजर आई है। याद रखें इस साल 2009 के बाद पहली बार अर्लीस्ट ऑनसेट ऑफ मॉनसून हमने इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून का देखा है। उसके बाद थोड़ी सी स्टॉल हो गई थी बारिश, लेकिन अब फिर से एक बार पिछले 2 दिनों से मुंबई में तो काफ़ी अच्छा मौसम है। लेकिन आप बताएं दिल्ली की एटमॉस्फेयर कैसा है अभी? आशीषा, दिल्ली में भी कल थोड़ी बहुत फुहारें पड़ी हैं। यहाँ भी मौसम थोड़ा सा राहत वाला है, मतलब जो कह सकते हैं ना कि स्कॉर्चिंग हीट थी उससे थोड़ी राहत मिली है। आप जरा बताइए फटाफट कि क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स कई सारे हैं आज, तो एक एक करके बताइए कि क्या संकेत मिल रहे हैं उनसे।
बिल्कुल, कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स हैं और सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी उस पर ही नज़र डालेंगे। 2 दिनों की बैठक थी, कल ख़त्म होती हुई नज़र आई और कल तो कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं किए गए, लेकिन क्लियर कमेंट्री निकल कर आई है कि इस साल 2 और रेट कट्स किए जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कमेंट्री निकल कर आई है वो थी, याद रखें, ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रोथ स्लो डाउन होने की चिंताएं हैं, तो ग्रोथ को लेकर कुछ कंसर्न्स है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉशियस कमेंट्री यूएस फेडरल रिजर्व से कल निकल कर आई और ये इसके चलते ग्लोबल बाजारों में इसका इम्पैक्ट भी दिखा। याद रखें, कल अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे और आज सुबह भी अमेरिकी फ्यूचर्स में हल्की सी तेजी ही दिखी है। नैस्डैक कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन S&P 500 वहां पर गिरावट दिखी और इसके साथ डाउ जोन्स भी गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। तो कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स जिस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल के सत्र में मिला जुला कारोबार ही दिखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अब कमोडिटी मार्केट का एक्शन है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से उबाल दिखा है। $75 पर बैरल के पार निकलता हुआ सप्लाई डिस्ट्रप्शन का टेंशन है, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी दिखी है। लेकिन कच्चे तेल के अलावा प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से तेजी लौटती हुई नजर आई है। सेफ हेवन बाइंग रिज्यूम हुई है, जिसके चलते सोने और चांदी में तेजी दिखी है। तो हाँ, यूएस फेडरल रिजर्व का ये बड़ा ओवरहैंग था सभी ग्लोबल बाजारों के लिए, वो अब खत्म होता हुआ नजर आया। अमेरिकी बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए, यूरोपियन बाजारों में भी मिला जुला कारोबार दिखा और गिफ्ट निफ्टी से भी आज कमजोर ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, ऑफकोर्स आशीषा, एक और सवाल पूछना है, इसलिए आप बाहर हैं और ऑफकोर्स हम लोग मुंबई स्टूडियोज़ में हैं। अभी क्या पानी बरस रही है और जो ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं वो भीग के आ रहे हैं? क्योंकि सुबह जब मैं आया था तो बहुत जोर से जो मूसलाधार वर्षा, जो कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन हो रही थी और पूरा ही कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ा मुझे। तो अभी क्या जोर से पानी बरस रहा है कि अब थोड़ा जो है प्लेजेंट हो गया है? शरद, हाँ, अभी थोड़ा सा सेटल हो गया है। सुबह जब मैं भी ऑफिस आई तब बहुत ज़्यादा बारिश थी। इनफैक्ट कई जगहों पे, कई ब्रिजेस पे पानी भी थोड़ा थोड़ा भर चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा सेटल होता हुआ नजर आया। तो शायद ड्यूरिंग द डे ट्रैवलर्स को कोई मुसीबत नहीं होगी। तो थैंक यू आशीषा। लेकिन अभिषेक, ऑफकोर्स अब चलते हैं कि FIs DIs में क्या मूवमेंट आया। आपने बहुत ऑफकोर्स सही बात बोला कि FIs की थोड़ी कैश में मार्केट्स में बाइंग आ रही है और DI का सपोर्ट देखिए 20 दिन के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे FI DIs का क्या सेटअप लग रहा है, ये बताएं बाजार के लिए। ऑफ कोर्स आज वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी तो रहेगा, लेकिन क्या जो है सेटअप दिख रहा है आपको? शरद, देखिए, FI DI के सेटअप से पहले एक बार मैं जरा ये ग्लोबल जो माहौल चल रहा है इस पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए जो तनाव है थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले ट्रंप कहा कि खामेनेई एक इजी टारगेट है और कहा कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए। खामेनेई ने कहा कि हम सरेंडर करेंगे नहीं और युद्ध रोकने के कोई संकेत दिए नहीं। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खामेनेई ने यह कहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो बड़ा नुकसान होंगे। अमेरिका नाराज है। जिस तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ईरान ने जारी रखा था उससे अमेरिका नाराज था। न्यूक्लियर टॉक 60 दिनों तक चली, कोई उसका नतीजा निकला नहीं। तो इस बात की आशंका अभी भी है कि शायद अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। बाजार थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्काउंट कर रहे हैं अब मिडिल ईस्ट के चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तनाव खत्म हो गया है। वो तनाव बरकरार है और किसी भी दिन ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि कुछ अपने एयरक्राफ्ट्स, फाइटर प्लेन्स अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ज़्यादा डिप्लॉय किए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये एक हैंगओवर है बाजारों के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि 24,700 के नीचे बाजार जा नहीं रहा है पिछले 3 दिन का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो। लेकिन ये भी है कि 24,900 से 25,000 के रेंज में बाजार जाके फंस रहा है। तो एक रेंज का बाजार होगा, वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हो सकता है कि ये वीकली एक्सपायरी है, मे बी। हालांकि इस बात की मतलब मुझे बहुत कन्विक्शन नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि स्थितियां अभी भी कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हुई नहीं है। अगर आप FIs की बात करें तो कैश में बाइंग हुई तो है शरद, लेकिन ये बाइंग बहुत छोटी है। कितनी बाइंग है? ये 800 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बाइंग है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो
फ्यूचर्स में जो सेलिंग है वो है 1780 करोड़ रुपए के आसपास की। तो नेट अगर आप देखेंगे तो सेलिंग के ही फिगर हैं। और ये अगर आप एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे तो लॉन्ग होल्डिंग कल थी 20.9% इंडेक्स फ्यूचर्स में, और आज वो हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो है 20.5 के भी नीचे का। तो थोड़ी सी लॉन्ग होल्डिंग घटी है, ये बढ़ नहीं रही है। जब भी हम देखते हैं कि 21-22% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग होती है, फिर वहां से फिर थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप फिर से शुरू कर देते हैं। तो एफआईएस अभी भी काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट है। अगर हम 18 जून की बात करें तो नेट 99,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओआई है शॉर्ट साइड पर। तो ये एक तनाव बाजार के लिए है। अब देखते हैं कि एफआईएस कब बाइंग करते हैं। हालांकि ये घरेलू जो फंड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। 22 दिन डीआईएस की बाइंग लगातार हो गई है और लगातार बाइंग कर रहे हैं। घरेलू फंड्स को अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाजार में, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाइंग करनी है तो यहां से कोई तनाव है नहीं। तो वो मौके को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। अगर हम एफआईएस के अगर हम डीआईएस के अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 66% डीआईएस लॉन्ग है, 33.5% के आसपास शॉर्ट है। थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हल्की सी शॉर्ट पोजीशन डीआईएस की हल्की सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक ठाक अभी लॉन्ग के लेवल्स अच्छे हैं। तो एफआईएस को लेकर कुछ कह पाना कि ये जो 2 दिन की बाइंग आ रही है, आप देख मतलब आपको लग सकता है कि ठीक है 2 दिन ये बाइंग हो गई है, लेकिन ये बहुत कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है। इससे कोई आप डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये जब तक सस्टेन्ड बाइंग ना हो जाए, और सस्टेन्ड जब तक बैक टू बैक 4,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बाइंग ना है एफआईएस की तरफ से, तब तक ये बाइंग क्या है, क्वांटम बहुत छोटा है। तो इसको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है शरद। अभी भी एफआईएस कॉशियस है और कॉशियस रहना भी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो जारी है। दोनों देश काफी तेजी से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस बात की संभावना है, इस बात की पूरी आशंका बनी हुई कि अमेरिका शायद इस जंग में कूद सकता है। और ट्रंप जो कि अड़ियल भी हैं, अपने फैसलों के लिए जाना जाते हैं, वो डिसीजन ये ले भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं ईरान तो समझौता करना चाह रहा है, वो डेलीगेशन भेजने के लिए अमेरिका में तैयार है, लेकिन ये सिर्फ ट्रंप ने कहा है, इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। तो स्थितियां थोड़ी सी अभी नाजुक हैं वहां पर, और इस नाजुक स्थिति में सलाह यही है कि अभी भी धैर्य रखें, सतर्क रहें, और अगर ट्रेड आप कर रहे हैं तो पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, लाइट रखें। ओवरनाइट ट्रेड को अवॉइड करके ही आप बाजार में अपनी प्लान बनाकर चल सकते हैं। अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि ट्रेड लाइट, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी है, बट कोई बाजार को ट्रिगर नहीं मिल रहा है। वॉर कहिए या इवन एफओएमसी की जो मीटिंग आई है वो एज एक्सपेक्टेड ही था, और वही अनाउंसमेंट भी आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पिछले 2 सेशन से देखें कि निफ्टी में जो गिरावट आ रहा है, जो लेवल्स है, सपोर्ट लेवल्स, एक बार 24,900 था, अगले दिन 24,800, और आज जो है 24,700 देखने मिल रहा है। ग्लोबल क्यूज के बारे में बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का जो इम्प्लॉयड ओपनिंग है ऑलमोस्ट 46 to 50 पॉइंट्स की जो है गिरावट का ही एक्सपेक्टेशन है। एशियन मार्केट्स भी देखें तो मिक्स्ड क्यूज से खुल रहे हैं। अभिषेक, निफ्टी को लेकर जो है कुछ ऑफकोर्स शॉर्ट्स पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रही है, लेकिन आज निफ्टी को लेकर नीति रहेगी अभिषेक? शरद, पिछले 3 दिन से अगर हम देखें, अगर निफ्टी की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो 24,900 से 25,000 की रेंज में जाकर निफ्टी फंस रहा है। 25,000 के ऊपर निकल नहीं रहा है, और इस रेंज में जाने के बाद थोड़ी सप्लाई बाजार के लिए, निफ्टी के लिए आती है। तो ये ट्रेंड दिख रहा है। 25,000 का लेवल जो है वो एक दीवार की तरह काम कर रहा है, इसके ऊपर जा नहीं रहा बाजार, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि 24,500 का जो लेवल भी है वो बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। मैं डेटा देख रहा था कि 22 मई से अब तक सिर्फ 2 बार ही 24,500 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। एक क्लोजिंग हमने 4-5 सत्र पहले देखी थी, 24,450 के आसपास तक की क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की। तो सपोर्ट अच्छा है। और अगर आप रीसेंट ट्रेंड को देखेंगे तो ये भले ही एस्केलेशंस हैं इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन धीरे धीरे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार उसको डिस्काउंट कर रहा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 24,700 के बाजार नीचे नहीं जा रहा है, और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन यह है कि आपको हेवी पोजीशंस नहीं बनानी है निफ्टी में, मतलब स्विंग्स हैं, स्विंग्सों को प्ले करना आना चाहिए। दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे जब तक ये अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। तो नीचे अगर आता है 24,600 700 के आसपास, 700 के आसपास, 700 750 के रेंज में, तो अगर आप
रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेड अटेम्प्ट करिए। हम देख रहे हैं कि निफ्टी जा रहा है 24,900 950 के आसपास तक। तो ये ट्रेंड बना रहेगा। मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए 24,500 का है। इमीडिएट जो सपोर्ट की बात करें आज के लिए तो 24,700 से 750 की रेंज में होगा, और रेजिस्टेंस का जोन वही है 24,900 से लेकर 25,000 तक का। तो दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे आपको। ये ट्रेड अब देखिए, आपको अगर आपका कंफर्ट अलाउ करता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तब तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज रिस्की है। मतलब जो बहुत ही कुशल ट्रेडर नहीं है बाजार के, उनको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने ट्रेड को लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, बाजार एक तरफा चाल दिखा रहा, नहीं, इंट्राडे में काफी स्विंग हो रहा है, और 200 300 400 पॉइंट की स्विंग को निफ्टी में आपको झेलने की कला आपके पास होनी चाहिए। तो ये रणनीति है। पोजीशन आप हल्के रखें तो बेहतर है, और ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो बेहतर है। जो मजबूत सपोर्ट है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि 24,500 का है, और इसके ब्रेक होने की संभावना अभी काफी दूर दिख रही है। लेकिन 25,000 के जब ऊपर जब बाजार निकल जाएगा, निफ्टी 25,100 से 200 की रेंज को जब पार कर लेगा, तो ही आप तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक भी छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी बैंक को दायरे से निकलना है तो फिर सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसका चाहिए? जो दो दिग्गज हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। बड़ा वेटेज तो नहीं का है, 55% के आसपास का। 17 जून को देखा था हमने कि 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निकला था, लेकिन टिक नहीं पाया था, और 56,000 के आसपास जाकर निफ्टी बैंक ठिठक रहा है। तो और रेंज जो है मुश्किल से 500 पॉइंट के आसपास की है। तो 55,500 एक ये अभी भी निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 पर निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस है। अभी इस ऊपर की रेंज आप देखिए, 56,000 के ऊपर जब जाकर टिक जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर से हम पुराने लेवल देखेंगे अचीव होते हुए। 57,000 के ऊपर निफ्टी बैंक गया था, रिकॉर्ड हाई बनाया था, फिर वहां तक की जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक रेंज है, और ऐसा लगने रहा है कि ये रेंज बहुत इजीली ब्रेक होने वाला है। एक काम करते हैं, जरा वायदा के आंकड़ों को ना थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं कि कौन से एक्टिव पुट्स हैं, कौन से एक्टिव कॉल्स हैं, पोजीशंस किस तरह की बन रही है, और पीसीआर के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे आंकड़े लेकर पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित बताइए, एफएनओ में कल क्या हुआ है और उससे संकेत क्या मिल रहे हैं? जी अभिषेक जी, तो पहले अपन डेटा पे बात कर लेते हैं कि डेटा क्या कहता है कल की जो क्लोजिंग थी उसके बाद का, और फिर जैसे कि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उसके ऊपर भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इंडिया विक्स की बात करें तो वो करंटली अभी 14.28 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कल जब हम सुबह बात कर रहे थे वो 14.4 था। वहीं अगर हम पुट कॉल रेशो की बात करें तो निफ्टी का 0.62 है, कंफर्टेबल रेंज में, कोई समस्या की बात नहीं है, और बैंक निफ्टी का 0.73 है, वो भी कंफर्टेबल है। अगर हम निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो जो उनका ओपन इंटरेस्ट में बदलाव आया है वो करीब -3.4% का आया है, और जो ट्रेंड है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का देखा गया है। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात करें सिर्फ निफ्टी के लिए, तो जो निफ्टी की कॉल है 24,800 और 24,900, यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट देखा गया वॉल्यूम के रूप में, और ये लगभग ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम था, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिया। और जो ट्रेंड था वो कॉल राइटिंग का था। वहीं अगर हम निफ्टी पुट की बात करें तो वो 24,800 के ऊपर देखा गया है, और जो ट्रेंड था वो पुट राइटिंग का था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आज देखना जरूरी है, चूंकि अपनी वीकली एक्सपायरी आज है। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का है वो पुट में 24,000 के ऊपर है, और कॉल में 25,000 और 25,500 के ऊपर है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, तो जो इंडेक्स फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट में बदलाव आया है वो करीब -3.14% का आया है, और जो ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का देखा गया है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में बैंक निफ्टी में 56,000 के ऊपर वैसा का वैसा बना हुआ है। एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो ये करीब 20.47%, आप 20.5% मान के चलिए, जो कि कल थी करीब 20.9%। वहीं अगर हम डीआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो वो 66.38% है, और रिटेल की भी अगर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन की बात कर ली जाए तो वो लगभग 60.8% है। जल्दी से हम लोग एफ&ओ में जो बैन में है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो एफ&ओ के बैन में करीब 9 स्टॉक हैं, तो उनके नाम हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल, बिरला सॉफ्ट, CDSL, चंबल फर्टिलाइजर, हुडको, मन्नपुरम, RBL बैंक, टीटागढ़
और बायोकॉन नया एंट्रेंट है, अभी अभी इसकी कल ही एंट्री हुई है और एक का एग्जिट भी हुआ है। तो जो इरिडा था जो कल तक बैन में था वो एग्जिट हुआ है। तो जी अभिषेक जी, ये था F&O के बारे में कि कल क्या हुआ, और बाकी हम लोग दोपहर में डिस्कस कर ही लेंगे जिस तरह से मार्केट की पोजीशन बनेगी, क्योंकि आज दर्शकों के लिए जरूरी है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज वीकली एक्सपायरी है, तो हर 2 घंटे पे जो है पुलकित अपडेट्स लेके आते रहेंगे और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं या कहाँ ट्रेड नहीं बनते हैं, दोनों ही हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे शरण लाने। गुड मॉर्निंग शरण। मार्केट्स का आज एक्सपायरी है, ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज जो है कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, एफएमसी मीटिंग का भी जो है अपडेट आ गया है, पर अभी भी तनाव बना हुआ है। तो किस तरह देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक का सेटअप अभी? शरण आप म्यूट पे हैं। हाँ शरण आप म्यूट में, शायद आप अनम्यूट कर लें। लेकिन एक बार मार्केट्स की भी जो है चाल देख लेते हैं। कल जो है ऑफ कोर्स देखा है तो आखिरी आधे घंटे में निफ्टी बैंक दोनों ने एक कोशिश की थी। ऐसा नहीं कि बड़ा रिकवरी हुआ था, लेकिन एक कोशिश हुई थी और देखे तो ऐसा नहीं कि डेज लो पे बंद हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखना होगा कि ये ट्रेंड पिकअप करता है कि नहीं। बट ग्लोबल क्यूज जो है ये देखें तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है। पहले 46 पॉइंट्स अब 54 पॉइंट्स हो गए। 10-15 मिनट में ये डिफरेंस देखने मिल रहा है। शरण आप जुड़ गए वापस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शरद। आप शरण निफ्टी बैंक के क्या लेवल्स लग रहे हैं, बताएंगे अभी? शरद, मोस्टली न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है। जैसे मैंने कई समय से कहा है, कंसोलिडेट करेगा मार्केट, अभी कहा नहीं जाएगा जब तक ये वॉर और जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। निफ्टी में अगेन मैं बोल रहा हूँ 24,500 का काफी अच्छा सपोर्ट है। थोड़े ही पॉजिटिव न्यूज में निफ्टी काफी अच्छी रैली भी देखता है, अगर आप पिछले दिनों देखोगे कल को छोड़ के। तो ओवरली जिसे अगर किसी एंट्री लेना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी में 24,500 के सपोर्ट के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी सेम पोजीशन में है, 55,000 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वापस बैंक्स में किसको लेना है या कोई मिस आउट कर गया है, यही एक मैं बोलता हूँ मौका है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, एसआईपी कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में बैंक्स में भी निवेश कर सकते हैं। ओवरली मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेट करेगा आने वाले समय तक, जब तक ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े शांत नहीं हो जाते। बिल्कुल, बाजार ये कंसोलिडेट करेगा, रेंज में रहेगा और इस रेंज का किसी एक तरफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन तब होगा जब ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका का रुख क्या होगा। अगर अमेरिका हमला नहीं करता ईरान पर, तब शायद बाजार यहां से तेजी दिखाएंगे, क्योंकि बाजार देख तो रहे हैं, इंटेंट दिखा रहे हैं कि ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, बस वो ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर देगा अमेरिका, देखते हैं कि वो कब तक ट्रिगर आता है। अगर हमले होता है तो फिर बाजार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी करेगा, फिर 24,500 का सपोर्ट टेस्ट होगा। हो सकता है कि बाजार उसके नीचे भी फिर तेजी से जाए। तो ये रेंज में है और इस रेंज में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसका फायदा उठाइए। स्टॉक्स पर आते हैं। शरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपके शेयर्स कौन से हैं? शेयर में पैसे कहां बनेंगे आज? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जैसे मैं काफी समय से कह रहा हूँ, आपको पूरी पोजीशंस खाली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में रखनी है। तो मेरे तरफ से 3 से 4 ही सेक्टर है जिसमें आपको पोजीशन बनानी है। पहला तो आईटी है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फॉलोड बाय रियल्टी एंड बैंक्स भी काफी अच्छे ही लग रहे हैं। जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाया उनको मौका मिलेगा बैंक्स और फाइनेंशियल में। तो मेरा तीनों स्टॉक भी सिमिलर सेक्टर्स है। पहला आईटी से है, मिड कैप स्पेस से टाटा एलेक्सी है, आप बाय कीजिए 6449, टारगेट रहेगा 6,600 और 6,750, और स्टॉप लॉस रहेगा 6,300 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड स्टॉक भी अगेन आईटी स्पेस से है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, आप बाय कीजिए 1421 के लेवल पे, टारगेट रहेगा 1461 और 1501, स्टॉप लॉस रहेगा 1381 के डेली क्लोजिंग बेसिस पे। थर्ड स्टॉक रहेगा फाइनेंस सेक्टर से, काफी अच्छा लग रहा है, चोलामंडलम फाइनेंस, आप बाय कीजिए 1586 पे, टारगेट रहेगा 1630 और 1670 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1546 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, 1546 1546 का स्टॉप लॉस होगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के लिए, 1630 1670 के टारगेट, और 2 शेयर आईटी के। ये रणनीति अच्छी है। देखिए आईटी थोड़ा सा ना एक सेफ हेवन एरिया के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि आईटी में हमने पिछले 10-11 सत्र की बात करें तो इक्का दुक्का सत्र ऐसे रहे होंगे जहां पर
इंडेक्स के लेवल पर कमजोरी आई होगी और ये सेगमेंट मजबूत है। टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टिक, टाटा एलेक्सी का टारगेट 6600 और 6750 का, और केपीआईटी टिक पर भी बाय की रिकमेंडेशन है शरण की तरफ से, वहां पर भी आपके लिए मौके बनते हुए दिखाई देंगे। तो 3 जो शेयर हैं, 3 तेजी के शेयर के साथ शरण ने शुरुआत की है, और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे समझेंगे कि बाजार में उनकी नजर कहां पर है और उन्हें आज कमाई के मौके वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कहां पर दिख रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक और काम करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आज खबरों के दम पर बाजार में मौके कहां पर मिलेंगे, तो वो भी लेकर आते हैं। शरद के पास लिस्ट आज तैयार है। शरद, थोड़ी मशक्कत हुई होगी क्योंकि मामला थोड़ा ड्राई दिख रहा है, खबरें ज्यादा है नहीं, तो कैसे आपने भरपाई की, बताइए आज कौन से स्टॉक्स चुने आपने एसआईएन के तौर पर? जी बिल्कुल, ये लगातार दूसरे जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक से न्यूज़ निकालने में, और कल हमने मानसी को भी बताया कि इतने सारे न्यूज़ फ्लोज ऑल ऑफ अ सडन निकल गए बाजार से, जैसे लग रहा है सेक्टरली तो थोड़ा बहुत मूव हो रहा है अभिषेक, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज अनाउंसमेंट भी कम हो गए, अर्निंग सीजन भी नहीं है और ऐसा टाइम है कि सिर्फ 2 या 3 ग्लोबल मैक्रो न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं। लेकिन चलिए, कुछ कंपनीज है जिसपे हमने जो है नज़र लाए हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक में भी रिएक्शन आ सकता है, इसलिए मैंने लिस्ट छोटी है लेकिन एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे वीआई और एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ एक पार्टनरशिप उन्होंने किया सैटेलाइट कनेक्टिविटी लेके। हाल ही में वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अपनी 5G एक्सपेंशन को लेकर स्टॉक जो है चर्चे में थी, जिस तरह एनसीआर बेंगलुरु में वो एक्सपैंड कर रहे हैं पूरे 17 इंपॉर्टेंट सर्कल्स में, और अब जो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी में करार देखने मिल रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसलिए है क्योंकि स्टारलाइंक को भी जो है, जो इलन मस्क की कंपनी है, उनको भी लाइसेंस मिल गया है भारत में, तो अगला जो टेलीकॉम सेगमेंट में कंपटीशन आ सकता है वो है आपका सैटेलाइट कनेक्टेड स्पेस का, तो इसलिए टेलीकॉम स्टॉक्स को उस नज़र से भी जो है ट्रैक करना शुरू करिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 करोड़ इक्विटी शेयर जो है जियो पेमेंट्स बैंक है वो एक्वायर किए हैं। एसबीआई से एक्विजिशन हुई है, एक टाइप से कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी जैसी एक ट्रांजैक्शन हुई है, बट नेट एक निफ्टी की कंपनी है। और यहाँ पे देखिए स्टॉक में तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, और एक समय रिलायंस का भी रैली आया था, तो दोनों ही स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने मिला था एक समय। अभी फार्मा स्पेस से जाइडस लाइफ पे भी नज़र डालेंगे। कंपनी के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन जो है यूएसएफडीए द्वारा आया है। अहमदाबाद के ऑन्कोलॉजी प्लांट को लेके एक टाइप से इंस्पेक्शन हुई थी और यहाँ से 2 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। एनुअल रिपोर्ट्स पे भी हमारी नज़र है। वेदांता की बात करें तो कैपेक्स की आंकड़े इन्होंने अनाउंस किए हैं FY26 के लिए, लगभग 1.5 to 1.7 बिलियन डॉलर्स का रहेगा, और ये एक्सपेंशन जो है एल्यूमिनियम सेगमेंट में रहेगा। मैनेजमेंट जो है एक बुलिश नज़रिया बता रही है, खास करके जो वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्टेशन है उनके 4 या 5 आर्म्स को डिमर्ज किया जा रहा है। अलग अलग मेटल पे एक कंपनी रहेगी और 1:1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा। तो ऑफकोर्स वेदांता पे ज़रूर नज़र रखिएगा। और इंटरेस्टिंगली वेदांता ऐसा कंपनी है जिन्होंने अपनी डी लिस्टिंग ऑफर दी थी डबल डिजिट यानी कि 89-90 रुपीज़ में, उसके बाद एक डिविडेंड बड़ा प्ले बन गया ये कंपनी, और अब देखिए भाव 450 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेल्थ क्रिएट किया है और डिविडेंड प्ले भी है, तो वेदांता पे भी आप नज़र रखेंगे। सीमेंस एनर्जी, आप सीमेंस ग्रुप के जो एक डिमर्ज्ड एक आर्म है सीमेंस एनर्जी, इनकी आज लिस्टिंग होने वाली है। 9:15 से 9:45 पे जो है प्री ओपन का एक स्पेशल सेशन रहेगा, और इसके अलावा जो है 10 बजे लिस्टिंग होने वाली है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह जो है प्राइस डिस्कवरी देखने मिलती है। और आखिर में ट्रेंड नज़र में रहेगा। कल जो था ऑफकोर्स हमने देखा सिटी की रिपोर्ट आई तो स्टॉक में जो एक अच्छी तेज़ी ऑलरेडी दिखने मिल गई है, और वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था निफ्टी इंडेक्स में। लेकिन उसके बाद एक एनालिस्ट डे हुआ, वहाँ पे कंपनी ने एक एस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट रखा है 25% का, और थर्ड पार्टी ब्रांड्स पे उतना फोकस नहीं रहेगा, जो अपने ब्रांड्स हैं उनको वो बड़ा करने वाले हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है और एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि ब्रोकरेजेस के कुछ अपग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कल स्टॉक चल भी चुका है क्योंकि एक ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो इस पर फोकस रखिएगा ज़रूर, और ये अहम स्टॉक्स है, इस पर ऑफकोर्स नज़र रखिएगा। शरण, ऑफकोर्स एक ट्रेंड पे भी जो है हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड पे सबके ज़बान पे है। कल ऑलरेडी स्टॉक ने अपमूव भी दिखा दिया, एनालिस्ट मीट में जो है अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं और अपने ब्रांड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो ट्रेंड पे क्या टेक्निकल लेवल्स बनता है, एक बार शरण बताएंगे? तो शरद, ट्रेंड तो मैंने 1-2 बार वैसे ही पहले भी मेंशन कर लिया था। स्टॉक काफी अच्छा है, प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑली चार्ट काफी पॉजिटिव है। आप एक ब्रेकआउट भी देख सकते हैं, स्टॉक को 6000 के आसपास लेवल पे लेके जा सकते हैं फास्ट। अगर किसी पोजीशन बनानी है, एक अच्छा खासा
लॉस डाल दीजिए 200 डे ईएमए के नीचे अराउंड 5600 या 5550 के लेवल्स पे, तो आपको एक अच्छा काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। 6000 और 6000 अराउंड 300 400 के लेवल्स दिख रहे हैं स्टॉक आने वाले 3 to 6 मंथ्स में। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू, ट्रेंड के लिए खबर तो अच्छी है। और जो FY25 की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो रही थी करीब 40% के आसपास की। हालांकि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न है, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है। चलिए, दो और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण जानी है जैनम ब्रोकिंग से, और विलियम ओनील से मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको फंडामेंटली शेयरों पर गाइड करने को लेकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मयूरेश जी, किरण जी। किरण जी, आपके ट्रेड जरा समझ लेते हैं पहले, एक बार दर्शकों की प्लानिंग करवा दें कि आज सौदे कहाँ डालने हैं। बताइए, आपने कौन से शेयर चुने हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारी तरफ किरण से जी। दो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारी तरफ से दो शेयर रहेंगे, दोनों बाई की तरफ रहेंगे। नो डाउट देयर आर चांसेस कि आज हम एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, लेकिन दोनों जो शेयर है वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ट्रेंड से ब्रेकआउट हुए शेयर है। उसमें से डीमार्ट पहला स्टॉक है। कल हमने देखा था कि आउट परफॉर्मेंस थी, जहां पे ओवरऑल मार्केट नर्वसनेस के अंदर था। डीमार्ट में एक अच्छी खासी रैली हमने 4100 से लेकर 4200 तक देखी। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। प्लस कल का जो ब्रेकआउट आया है प्राइस का जो मोमेंट था वो वॉल्यूम ड्रिवन था। अपने 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा कल वॉल्यूम भी हुआ है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो कहीं ना कहीं डीमार्ट करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 4400 तक के टारगेट आप देख सकते हैं 4-5 दिन के अंदर, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 4160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो डीमार्ट पहला कॉल रहेगा। दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हमने देखा था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में पिछले वीक में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट के दिन ही स्टॉक में एक मूव आया था। 2000 प्लस की स्टॉक गया, लेकिन बिकॉज ऑफ हमने देखा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके चलते सभी इंश्योरेंस कंपनी में एक सेल ऑफ आया था। ये सेल ऑफ के अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास सपोर्ट लिया है। 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस एंड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1932 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 2000 के वापस हम लेवल्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देख सकते हैं, और 1900 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दोनों कॉल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, 2 से 3 दिन आप होल्ड रखिए। अच्छे खासे रिटर्न आपको डीमार्ट एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों में देखने को मिल सकते हैं। डीमार्ट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। डीमार्ट ने कल अपना एक स्टोर भी लॉन्च किया था आगरा के रतन मॉल में। टोटल स्टोर हो गए हैं 421, और यूपी में एक्सपेंशन को बाजार थोड़ा सा पॉजिटिवली देख रहा है। कल हमने शेयर में अच्छी तेजी देखी, अच्छी क्लोजिंग देके गया है, और कन्विक्शन आज कायम है किरण जी का इस शेयर को लेकर। और टारगेट है 4400 के, स्टॉप लॉस 4160 का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का टारगेट 2000 का, और इसका स्टॉप लॉस होगा 1900 रुपए का। ये तो बहुत ही क्लियर है, याद रखने में भी आसान होगा। इसी तरह के होने चाहिए टारगेट स्टॉप लॉसेस। तो 3 शेयर हो गए शरण जी के, 2 शेयर हो गए किरण जी के। 3 + 2 5 शेयर टोटल आपको तेजी के मिल गए। देखिए, बाजार यही है आजकल। इंडेक्स को अगर आप छोड़ दीजिए, स्टॉक्स में देखिए मौके जो मिलते हैं उसको एनकेश कीजिए। इंडेक्स को ट्रेड करना बड़ा रिस्की है, बड़ा मुश्किल है। एक रेंज में है, और रेंज में काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। एक और आज खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया ने एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए करार किया है। सैटेलाइट मोबाइल फोन्स के लिए जो करार हमने देखा था कि पहले स्पेस एक्स के साथ जियो और एयरटेल ने किया था। अब स्पेस एक्स की वैसी राइवल कंपनी है ये एएसटी स्पेस मोबाइल, और उनके साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए करार किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि खबरें तो बहुत सारी आती हैं वोडाफोन आइडिया में, भाव वही का वही 6.5-7 रुपए। आप कल भी देख लीजिए, मतलब 6.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है। शरण जी, दो ही चीज इसके पक्ष में है। एक तो ये कि नहीं, सरकार चाहती है कि 3 कंपनियां रहें, सरकार का स्टेक 49% का हो गया है कंपनी में। और दूसरी चीज ये कि लोगों को लगता है कि अब इससे नीचे क्या जाएगा, भाव के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। आप जरा ये बताइए कि क्या करें? इस खबर को देख के कोई उत्साह आपके मन में है, या फिर अवार्ड वाला ठप्पा लगा दें पहले से? तो अभिषेक जी, आपने सारी चीज बोल दी है। खबरें रोज आती है, हर दूसरे दिन एक नई खबर एक कंपनी में आती है। आज ये होगा, कल वो होगा, अभी सरकार ये करेगी, आज लोन माफ करेगी, पर एंड में कुछ भी नहीं होता है। शेयर प्राइस उधर का उधर ही है। और जिस हिसाब से इनके लॉसेज आते हैं हर क्वार्टर करीबन 7000 करोड़, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है फंडामेंटली, ना टेक्निकली। बहुत ही वीक है। जैसे आपने बोला थप्पा लगा दो आप अवॉइड का,
तो जिसे है वो भी एक बार एग्जिट कर सकता है स्टॉक। अच्छे स्टॉक में जाइए, भारतीय एयरटेल के चार्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, टेलीकॉम पे जो है ऑफ कोर्स जो है फोकस रहेगा। वोडाफोन आइडिया के लिए अवॉइड का कॉल भी है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, ऑटो सेगमेंट को लेके जो है बहुत हलचल चल रही है कल। अच्छा अच्छा, ठीक है किरण, एक बार ऑटो स्पेस पे एक बार बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स देखा जाए तो एक रिकवरी कोशिश की थी ऑटो सेगमेंट में, खास करके जो रेयर अर्थ मिनरल्स का अगर कुछ सेटलमेंट हो रहा है ग्लोबली तो एक टाइप से ऑटो कंपनी को फ़ायदा होगा, खास करके ईवी प्लेयर्स को लेके। एक बार बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, इन दोनों ही स्टॉक्स पे हम बात करते ही हमारे कवरेज में है। इन दोनों स्टॉक्स में कौन सा जो है प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है टेक्निकल लेवल्स पे, और क्या इसमें और फर्दर बाइंग आ सकती है? क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले आईएमडी ने भी अबव नॉर्मल मॉनसून भी कह दिया था, तो ईवी स्पेस से भी है, फंडामेंटली भी एक मूव है। मिड मंथ में है तो कोई डेटा तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन टेक्निकल लेवल से जो है क्या रहते हैं इन दोनों स्टॉक्स पे, इस पे अपनी राय बताएं। दोनों स्टॉक्स के पहले मैं निफ्टी ऑटो के ऊपर अपना व्यू देना चाहूंगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। राइट शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है निफ्टी ऑटो की वो काफी स्ट्रांग है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से ऑटो के अंदर एक कलेक्टिवली रैली आनी चाहिए। पर्टिकुलरली आपने जो दो स्टॉक बताया है, बजाज ऑटो के अंदर भी डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक रिवर्सल बुलिश रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था समवेयर अराउंड 82 8300 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 8900 तक है, वहां से वापस एक कंसोलिडेशन मोड में है। लेकिन ओवरऑल जब तक 8300 होल्ड है, कोई भी डिप आता है हमें लग रहा है कि बाई करना चाहिए। 8300 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 9000 तक के लेवल वापस बजाज ऑटो में आ सकते हैं। दूसरा आपने टीवीएस मोटर का, तो टीवीएस मोटर हो गया या तो फिर आइशर मोटर हो गया, ये दोनों कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मर थे, क्योंकि रिसेंटली जो करेक्शन आया था इस करेक्शन में ये दोनों स्टॉक अपने हायर हाई पैटर्न को तोड़े नहीं थे। अब टीवीएस मोटर करंट मार्केट प्राइस से आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। नीचे में 2680 2650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ रख सकते हैं। पोजिशनली आप टीवीएस मोटर लॉन्ग कीजिए, 2650 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 3000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो एंड टीवीएस दोनों अच्छे हैं। हमारे कवरेज की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर थोड़ा रिस्की कॉल है, 670 के आसपास है, आप यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हो। और दूसरा हीरो मोटर कॉप, ये दोनों हमारे कवरेज में और काफी अच्छे हमें लग रहे हैं। सो ओवरऑल ऑटो के अंदर हमारा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है। सो चारों में से कोई भी स्टॉक आप लॉन्ग कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टाटा मोटर थोड़ा रिस्की है। टीवीएस मोटर पे जो है खरीदारी की राय भी आई है किरण से, लेकिन अब जो है मयूरेश जोशी ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश सर। सर कंजम्पशन स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स देखा जाए तो कहीं कहीं डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है कुछ स्टॉक्स में। ऑफ कोर्स कल जो था हमने देखा कुछ अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स भी आ रहे थे, लेकिन एज अ होल फंडामेंटली डिस्क्रिशनरी स्पेस, अब याद रखिए अगस्त के मिड लेवल से जो है आपके फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होगा, और ऑफ कोर्स हम फेस्टिव सीजन की बात भी करने लगेंगे अगले महीने से। लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी कंपनीज की बात करें जो नीडल मूव करने वाले हैं अभी आने वाले महीनों में, वो कौन से रह सकते हैं और कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है मयूरेश? मॉर्निंग शरण, मॉर्निंग अभिषेक, मॉर्निंग शरण, मॉर्निंग किरण। तो अगेन आई थिंक फ्रॉम अ डिस्क्रिशनरी पर्सपेक्टिव जो एक्सपेक्टेशन बाजार मान के चल रहा है और हम मान के चल रहे हैं इज दैट अर्निंग्स में एक अच्छा खासा सुधार आ सकता है सेकंड हाफ में, वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए। अच्छी बारिश है, जो क्रॉप्स कैश स्पेंडिंग हो सकती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विद गुड रियलाइजेशन फॉर कैश क्रॉप्स, वो सिग्निफिकेंटली हो सकता है। रूरल स्पेंडिंग और रूरल डिस्क्रिशनरी हैज स्टार्टेड कमिंग बैक। टैक्स कट्स की वजह से अर्बन स्पेंडिंग वापस आ सकता है। और इसलिए आई थिंक विद इन दिस थीम जो हम 3 बकेट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एफएमसीजी में जो वॉल्यूम्स में थोड़ा दबाव देखा था पिछले कई तिमाहियों में, शायद Q1 Q2 एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर है, फिर सेकंड हाफ में वॉल्यूम्स ठीक ठाक वापस आने चाहिए। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन लार्जली कंट्रोल में है, और क्योंकि डिमांड वापस आएगा प्राइसिंग वापस आएगी काफी एफएमसीजी प्लेस के बाद। दे हैव टू रिजॉर्ट टू अ लॉट ऑफ एसकेयूज, ग्रामेज रिडक्शन as some strategic measures, but कहीं ना कहीं आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स इन द राइट एरियाज अच्छे करने चाहिए। तो मैरिको इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू होल्डिंग। हमारे ओपिनियन में आई थिंक सबसे बढ़िया नतीजे मैरिको के आए थे एफएमसीजी पैक से, एंड दिस स्टॉक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। Alco beverages, yes, as a space from a consumption perspective, as far as urban and semi-urban is concerned,
रेट हाइक्स जरूर देखे थे एक्साइज ड्यूटीज में आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बट हमें अभी भी लगता है जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार रहेगा। डिमांड इनइलास्टिसिटी काफी हद तक रहती है और इसलिए आई थिंक प्राइस इंक्रीज शायद बाजार बचा ले और इसकी वजह से आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो अल्को बेवरेजेस में रैडिको as a stock is something that we hold, continue holding in our global and local portfolios और हम optimistic रहेंगे। जहां तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात हुई जनरली, हमें लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक विशाल मेगा मार्ट जिसका अभी मेगा ब्लॉक हुआ था कुछ दिनों पहले, या वी मार्ट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में प्लेस्ड हैं, जिनके पास एक अप्रोप्रिएट मिक्स है एपरल्स का, एफएमसीजी का, नॉन एफएमसीजी का, जिनके प्राइस पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव है तीनों सेगमेंट्स में, और जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आती है, हमने जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा है पिछले 10-15 वर्षों में, आई थिंक जो एक बॉटम अप स्पेंडिंग आती है और जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं रूरल या सेमी अर्बन में एक ज्यादा प्रभाव देखना मिले, अच्छा प्रभाव देखने मिले, आई थिंक ये दो स्टॉक्स कंपैरेटिवली विशाल मेगा मार्ट और वी मार्ट both in terms of same sales store growth, both in terms of realizations, both in terms of return ratios, earnings, ratings, rankings जो हम देखते हैं थोड़े बेहतर करने चाहिए। तो हमें लगता है फ्रॉम अ डिस्क्रिशनरी परस्पेक्टिव चुनिंदा स्पेसेस और चुनिंदा स्टॉक्स विद इन दी स्पेसेस कैन डू रिलेटिवली बेटर अगले 3 या 4 दिन। ठीक है, तो ये कुछ शेयर से मयूरेश जी की तरफ से रेडिको खितान हो गया, मैरिको, वीमार्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप कंजम्पशन बास्केट में आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट हर इशू राइट नहीं, जहां हम करने वाले हैं राइट्स इशू की खास पड़ताल। आपको बता दें कि राइट्स इशू यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होते हैं और कंपनियां कई बार स्पेशल प्राइस पर, जो कि अमूमन डिस्काउंटेड प्राइस पर होता है, अपने शेयर जारी करती है उनको देने के लिए। अब होता है कि उनके पास जितने शेयर होते हैं उसके प्रोपोर्शन में उनको शेयर मिलने होते हैं और इसका मकसद कई बार होता है कि कंपनी कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड जुटाती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। लेकिन कई बार ना ऐसे कुछ पेच होते हैं, हमेशा इंटेंशन सही नहीं होता है और हमारी कोशिश है कि आपको ये पता रहे कि हर इशू आपके लिए राइट नहीं है, कहां पर आपको सब्सक्राइब करना है, कहां पर राइट इशू से दूर रहना है। और ये रिसर्च लेकर बहुत ही शानदार कुछ आंकड़े शरद आपको बताएंगे। शरद बताइए, हम क्यों कह रहे हैं ये कि हर इशू राइट नहीं है? बात करें तो राइट्स इशू के जो एक ऑफकोर्स एक डेफिनेशन होती है, लेकिन कुछ लूपहोल्स भी होते हैं, खास करके जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनका कुछ एक्चुअली वैल्यू ही नहीं है पेपर में, वो भी फंड रेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के एक्सपेंशन को लेके, यहाँ पे फंड्स जो है राउंड ट्रिप भी हो सकते हैं या उसका यूसेज क्या है उस पर भी सवाल उठते हैं। और ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैप्स हैं जिसके हमने एनालिसिस किए है और हम जो है सबसे पहले चैनल है और जो सबसे पहला सेगमेंट भी कर रहे हैं जो इस सेगमेंट को जो है कैटर करेगी राइट्स इशू एक्चुअली सही है कि नहीं। जेन्युइन कंपनीज भी होते हैं, लेकिन आप देखिए कितने सारे जो है फर्जी कंपनीज जो बने हुए हैं वो राइट्स इशू कर रहे हैं और हमें पता है कि रेगुलेटर्स भी हमें देख रहे हैं। लेकिन एक कंपनी है आईएफएल एंटरप्राइजेज, देखेंगे तो ₹1 का स्टॉक है, ये मार्केट कैप लगभग 140 करोड़ रुपए का है, लेकिन देखिए राइट्स जो है ऑलमोस्ट 49 करोड़ रुपीस का है। अब आप देख रहे हो कि हर बार ये 50 करोड़ के नीचे का राइट्स क्यों आता है इन छोटे कंपनीज का, क्योंकि डिस्क्लोजर नॉर्म्स बहुत कम रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक लूप होल रहता है। लूप होल को जो है ऑफकोर्स प्लग करने की जो है रिक्वेस्ट भी है हमारे रेगुलेटर से। अब यहाँ पे देखिए राइट्स ओपनिंग हो रही है जून 23 को, रिनाउंसिएशन डेट यानी कि अपना राइट्स को रिनाउंस कर सकते हैं 25 जून को और 30 जून को ये राइट्स क्लोज रहेगा। राइट्स इंटाइटलमेंट के भी रेशियो है, पर राइट्स का जो पूरा डिटेल्स है वो शायद उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा अगर आप एज अ व्यूअर इसको देख रहे हैं कि गड़बड़ी कहाँ है इस कंपनी में, ये बताओ। ₹1 का तो स्टॉक है ये, यहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ नहीं है। बैलेंस शीट पीएल देखेंगे तो एकदम खोखला है। कंपनी का मार्केट पैक 138 करोड़ का हो गया, 50 करोड़ का जो ये फंड रेज है मान के चलिए, बताती है बाय डेफिनेशन कि एग्री कमोडिटी बिजनेस में डील करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो धंधा है नहीं, फंड रेज लेके करेंगे क्या उसका भी कुछ बताया नहीं। और इंटरेस्टिंगली जब मैं शेयर होल्डिंग देखा तो प्रमोटर का होल्डिंग ही नहीं है डेफिनेशन में। मतलब क्या ये बहुत बड़ा न्यू एज टेक कंपनी है कि करता क्या है कंपनी, अभी तक समझ में नहीं आया है। और इंटरेस्टिंगली रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। 72% स्टेक जो है रिटेल शेयर होल्डर का है, यानी कि 1,50,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स इसमें हैं। क्या वो सच वाले शेयर होल्डर्स के नहीं, वो भी एक सवाल है। तो ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट क्यों करती है, और अगर करती है तो ये राइट्स इशू से होता क्या है। हिस्टोरिकली ये कंपनी 1 या 2 राइट्स इशू ऑलरेडी कर चुकी है, तो इस पर ऑफकोर्स जांच होनी चाहिए इन कंपनीज पे। और रेगुलेटरी एजेंसी से भी जो है हमारे शोज जो देखते हैं
और बहुत सारे जो SME IPOs में जो हमने देखा था, दर्शकों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब जो है हम एक नया सेगमेंट ला रहे हैं राइट्स इशू का, और आज ये टीज़र है, कल जो है पूरा पिक्चर मैं लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन ये पिक्चर तो ज़रूर है, लेकिन इस टीज़र पे जो है ऑफकोर्स शरण के भी जो है कुछ राय है। शरण, राइट्स इशू आप भी ट्रैक कर रहे हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी करते हैं, IPO भी आप देख रहे हैं, तो इस कंपनी के बारे में बताइए, क्या गड़बड़ है, क्या रेड फ्लैग्स है, बताइए। तो शरद जी, पहले कंपनी गुजरात या दिल्ली बेस्ड थी, फिर गुजरात में इन्होंने कंपनी टेक ओवर की, अपना हेड ऑफिस वहां शिफ्ट किया। बोलने के लिए ये एग्री कमोडिटी में भी है, टेक्सटाइल में भी है, पेपर में भी है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग में भी है। इनकी वेबसाइट अगर देखें तो बहुत ही बेसिक ऐसा वर्डप्रेस का बेसिक खाली लेआउट दिखता है। कंपनी ने एक साल में 120 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, मगर एम्प्लॉय अगर आप देखें डेटा जिस हिसाब से मैंने सर्च किया, खाली 3 से 5 एम्प्लॉय है कंपनी में। उस हिसाब से तो इनको अवार्ड मिलना चाहिए, 5 एम्प्लॉय पे 120 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और डाइल्यूशन की बात करें, पिछले 3 साल में शरद 1 स्टॉक स्प्लिट, 4 बोनस इशू, 1 राइट इशू अभी मई में आया था 49.5 करोड़, जैसे आपने कहा अंडर 50 करोड़ वापस। प्रमोटर स्टेक थोड़ा बहुत था 2022 में 3.7%, वो भी गिर के अभी 0 दिखा रहा है। और एक और बात बोलूंगा शरद, बहुत ही स्ट्रेंज है, लास्ट राइट इशू मई में आया था, उसके बाद MD ने क्विट कर दिया पर्सनल रीजन बताने के। सिर्फ MD के क्विट करने के 1 महीने के बाद ऑडिटर ने भी क्विट कर लिया अगस्त 2024 में। तो ये क्लियरली बता रहा है कुछ बड़ा लफड़ा चल रहा है। दिखाने के लिए तो है बड़ा बिजनेस, मगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे 5 करोड़ नेगेटिव। अभी वापस आपने पहले ही 50 करोड़ रुपया रेस किया है, बस शरद आप एसेट देखोगे तो 1% नहीं भरा है। ग्रॉस ब्लॉक देखोगे तो कंपनी में खाली 15 लाख का ग्रॉस ब्लॉक है, मगर कोई एसेट ही नहीं है कंपनी में। तो ओवरली बहुत ही स्ट्रेंज कंपनी है, समझ में नहीं आ रही है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर किससे है तो स्ट्रिक्टली डू नॉट अप्लाई फॉर द राइट इश्यू। शेयर भी है तो प्लीज एग्जिट कर लीजिए, कंपनी सही नहीं है। अवॉइड की राय इस राइट्स इशू पे आईफल एंटरप्राइजेस पे। लेकिन याद रखिए हमारा खास सेगमेंट आने वाला है, हर इशू राइट नहीं, कल देखेंगे 12:30 बजे। लेकिन अभी जो है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आएंगे। तो शुरुआत कर चुके हैं हम मार्केट से लाइव की, और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट तैयार। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे भी हैं, और किरण जानी, शर्ल लीलानी और मयूरेश जोशी तैयार हैं आपको शेयरों को लेकर फंडामेंटली और टेक्निकली गाइड करने को लेकर। आज सुस्त शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है। अब जो नरमी है 30 अंकों के आसपास की ही रह गई है, 24,800 के आसपास इस वक्त आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा। लेकिन कुछ शेयरों पर फटाफट व्यू लेते हैं जो आज फोकस पर रहने वाले हैं। कल के निफ्टी के टॉप गेनर इंडसइंड बैंक पर एक जरा व्यू चाहिए आपसे मयूरेश जी। नोमुरा ने तो कह दिया कि नहीं स्टॉक यहां से 1,050 रुपए तक जा सकता है, अपग्रेड भी कर दिया। लेकिन जो चिंताएं थी एक्सिस बैंक को लेकर, ऐसा नहीं कि वो कम हो गई हैं। आप जरा बताइए कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है। आई थिंक अभिषेक जी, हुआ क्या है कि आफ्टर द रिजल्ट्स जितनी बैलेंस शीट पे सफाई करनी थी, प्रोविजनिंग करके, अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करके और मैनेजमेंट चेंज लाके एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को, आई थिंक वो सारी चीजें आई थिंक इंडसइंड बैंक ने कर ली है। अभी आई थिंक नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में एक डिफाइनिंग पीरियड होगा, क्योंकि जब बैंक एक टफ दौर से गुजरती है, जब एक ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर, स्पेशली बैंकिंग सर्विसेज में जो ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है, पे क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं, तो वो कैसे रिकूप करती है अपनी ट्रस्ट फैक्टर ट्रांसलेटिंग इनटू बैलेंस शीट ग्रोथ, तब ये देखना लाजमी होगा। इसलिए आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स के नतीजे अहम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, या अहम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इंडसइंड बैंक के लिए। एट द सेम टाइम जो हम मैनेजमेंट चेंज की बात कर रहे हैं, कौन सी नई मैनेजमेंट या कौन से नाम उभर के आते हैं, ये देखना भी लाजमी होगा। कोई इंडस्ट्री का अच्छा बड़ा नाम आता है तो आई थिंक ये जो पूरा ट्रांजिशन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, इन टर्म्स ऑफ द एंटायर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, और जो बैलेंस शीट क्लेंजिंग हुई है, बाजार ऑब्वियसली मान के चल रहा है कि द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज ओवर, बट स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट एक पॉजिटिव वे में कैसे आएगा, ये अगले 2 तिमाही आई थिंक डिफाइन करेगी, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट चेंज। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो प्राइस गिरा था इंडसइंड बैंक का स्पेसिफिकली पोस्ट द न्यूज, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज इनबिल्ट नाउ, यानी इससे बाहर
ज्यादा स्ट्रक्चरल डिक्लाइन दिख नहीं रही है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक कि अगर ये सारे चेंजेस नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाए तो मुझे लगता है एक री रेटिंग शायद ये स्टॉक में हो सकती है। बट शुड बी एंटर द काउंटर नाउ, हमें लगता है आई थिंक थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए आई थिंक ये सारे ट्रांजिशंस कैसे होते हैं अगले कुछ हफ्तों में, और फिर एक कॉल लिया जा सकता है। रिकवरी की राह पर तो है। 600 रुपए तक शेयर गिरा, वहां से संभल के 850 रुपए के भाव हो गए हैं इंडसइंड बैंक की। लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए अगर आपको नया निवेश इसमें करना है तो। देख लीजिए कि ट्रांजिशन किस तरह से होता है और बड़े बदलाव बैंक में किस तरह से होते हैं। एक और शेयर फोकस में रहेगा, वो है वेदांता। कल हमने देखा था कि इंटरिम डिविडेंड वाली खबर आई थी वेदांता को लेकर, और डिविडेंड पर निवेशक जो होते हैं उनकी खास नजर होती है, बाजार में इसकी बड़ी चर्चा भी होती है। लेकिन एक कैपेक्स को लेकर भी न्यूज आई है कि FY26 के लिए 150 से 170 करोड़ डॉलर का कैपेक्स कंपनी करेगी, और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने वाली है, वो कर देगी 3.1 मीट्रिक टन पर एनम MTPA। शरण, आप जरा वेदांता पर व्यू दीजिए। 450 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग रही है, न्यूज पॉजिटिव लग रही है, और ये डिविडेंड वाली भी खबर थी कल के सत्र में। क्या करना चाहिए वेदांता में? तो अभिषेक जी, कल मेरे हिसाब से न्यूज तो मार्केट आज में ही आ गए थे, मगर स्टॉक ने कुछ ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। स्टॉक को एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 470 के आसपास। अगर 470 के लेवल्स को के आसपास उधर ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो एक आप अच्छा मूव देख सकते हो 5 to 10% का आने वाले समय में। मगर एक डिस्पाइट इतनी बड़ी न्यूज के स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अभी डेफिनेटली मेरे हिसाब से 24 जून के आसपास डिविडेंड भी आएगा, तो एक वापस आप 7 रुपए का एक करेक्शन देखोगे स्टॉक में, जो ऑब्वियसली आने वाले समय में करेक्ट हो जाता है चार्ट्स पे। तो अभी मुझे कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा है वेदांता में। 470 का एक रेजिस्टेंस है जिसने स्टॉक में ले लिया है, नीचे स्तरों से अराउंड बने हैं, वो बने रही है। डेफिनेटली डिविडेंड एंजॉय कीजिए, पर नेक्स्ट मूव 470 के ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट मूव 470 के ऊपर आएगा, तो उन लेवल्स के बाद जो है अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएं, और होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड की राय भी है। लेकिन ऑफ कोर्स याद रखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन करंट मार्केट कंडीशंस में। ट्रेंड पे एक बार जो है नज़र डालते हैं। ट्रेंड की अहम एनालिस्ट डे हुई थी, और ऑफ कोर्स कल एक अच्छी ब्रोकिंग रिपोर्ट भी थी सिटी से, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी देखने मिली थी। कल स्टॉक 2% ऊपर भी था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके निफ्टी इंडेक्स में भी देखने मिला था। यहाँ पे भी देखें तो नवामा की जो है बाई की रेटिंग है, लक्ष्य है 6627 का, और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी जो है आप कहेंगे कि खरीदारी की राय देखने मिल रही है। लेकिन इसके एनालिस्ट मीट में दो अहम बात सामने आई। जो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल टारगेट होता है वो देखें तो 25% का एक्सपेक्टेशंस रखा गया है, और वही उन्होंने कहा है कि जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स है उस पर ज़्यादा फोकस वो नहीं करेंगे, यानी कि इन हाउस ब्रांड्स है उसमें जो है फोकस रहेगा। मयूरेश, ट्रेंड एज अ स्टॉक ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस तो क्वेश्चनेबल ज़रूर रहते हैं इस स्टॉक पे, जैसे रन अप आती है, जो स्टोरी आ रहा है जूडियो का। लेकिन मयूरेश एज अ स्टॉक अभी जो एक ऑप्टिमिज्म आया है इस एनालिस्ट इन्वेस्टर डे को लेके, ब्रोकरेजेस ने भी थोड़ी थम्सअप दी है। आप किस तरह देखते हैं ट्रेंड को अभी, अब कैसे पोजीशन करते हैं कि अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ क्या होगा, और क्या लगता है कि वैल्यूएशंस फेवरेबल कभी हो पाएंगे, क्या हमेशा एक आप ट्रिपल डिजिट या आप वेरी हायर साइड ऑफ 80s 90s के पी वाली स्टॉक ये रहने वाली है? तो इस पर ज़रा अपनी राय बताएं ट्रेंड, और इसके अलावा भी अगर ट्रेंड के अलावा अगर कोई और भी है इनका कॉम्पिटिटर, या सिर्फ ट्रेंड ही है अभी? तो शरद, जैसे हमने कहा, आई थिंक विद इन द स्पेस एट दिस जंक्चर विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट रिटेल, इस पे हम काफी बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये दोनों स्टॉक्स हम ग्लोबल और लोकल पोर्टफोलियोज में शायद होल्ड करते हो, एंड क्लाइंट्स में होल्डिंग्स इन दैट। और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जब Tier 3 Tier 4 टाउन्स में आती है, they are appropriately well placed to ride this consumption trend और discretionary spending वाली trend जो rural और semi urban areas से उभर के आएगी। For trend in particular, I think जो analyst meet से आया था, and you're absolutely right, I think जो एक forecast दिया है 25% की growth, बाजार शायद उसको पेंसिल इन करके चल रहा है। इसके दो वजह हैं। एक, आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकली देखें पिछले कई तिमाहियों तक उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग अप मोर ज़ूडियो स्टोर्स, आज अगर हम स्टोर काउंट देखें 1000 के ऊपर निकल गया है ट्रेंड का। 248 वेस्ट साइड स्टोर्स हैं, लगभग 765 ज़ूडियो स्टोर्स हैं, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द स्टार फॉर्मेट में 75 और स्टोर्स हैं।
ट्रेंड के लिए। जहां तक प्राइस पॉइंट्स होते हैं काफी अट्रैक्टिव है, जैसे मैं विशाल और इसके लिए कह रहा था, विशाल और इसके तो और भी कम है, पर ट्रेंड के प्राइस पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू एप्पल 1,000 रुपए के नीचे है, जो काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। इनके जो एक्सपेंशन हो रहे हैं स्पेसिफिकली आई थिंक टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हो रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ आ सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जो उनके दूसरे फॉर्मेट्स है, जैसे मैं कह रहा था, स्टार ऑब्वियसली हैज लैग्ड एवेन्यू सुपरमार्ट्स when it comes to revenue per square foot, profitability per square foot. बट जैसे ये रिवैम्प कर रहे हैं, स्टार का एक बिजनेस मॉडल भी, एक्सपेक्टेशन यही है कि वो धंधे में भी एक स्टेबिलिटी देखने मिले। ज़ारा का बिजनेस शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम स्पेंडिंग एज फार एज अर्बन इज कंसर्न, जहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी ट्रेंड हमें देखी जा सकती है। हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस आई थिंक एक जो स्टैंडर्ड डिविएशंस आर देखेंगे अराउंड 40 to 45 टाइम्स है ईवी बिटटा। आज के तारीख में ट्रेड्स अराउंड 50, 51, 52 ऑड टाइम्स। बट अगर ये ग्रोथ अचीव करते हैं, विच कैन ओनली बी अचीव बाय ओपनिंग अप मोर स्टोर्स, जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पे सेम सेल स्टोर ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में आना ऑन हायर बेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो देयर स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट, ओपनिंग अप न्यू स्टोर्स, एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स एंड बूमिंग एंड कैशिंग आउट ऑन द बूमिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो अगर नंबर्स हासिल करते हैं तो जो प्रीमियम वैल्यूएशन है थोड़े जस्टिफाई हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक ट्रेंडिंग मोमेंटम वाला स्टॉक है, ईपीएस रेटिंग जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में देखने में बहुत बढ़िया है। हमें लगता है आई थिंक जिनके पास ये बने रहना चाहिए, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शायद थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस, जैसे मैं कह रहा था जो 45 है, वी कैन एक्चुअली गेट वैल्यूएशंस ऑफ 50 to 53 टाइम्स, जो थोड़ी एक अपसाइड ये स्टॉक को जरूर देती है फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। बट मोमेंटम अगर नंबर्स आने स्टार्ट हो गए तो ये स्टॉक में बिल्कुल रह सकता है, तो जिनके पास है बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ है, बट वैल्यूएशंस भी नज़र रखिएगा। एक बार प्री ओपन में देख लेते कि डॉलर रुपी में जो है किस तरह जो है रुपी ओपन हुआ है। यहाँ पे देखें निफ्टी प्री ओपन में तो लगभग गिरावट है 30 पॉइंट्स का, नेगेटिव में आ रही है। सेंसेक्स जो है अभी पॉजिटिव में। डॉलर रुपी की बात करें तो रुपी गेन कर रही है 0.5% और 86.5 पे जो है खुला है। तो ऑफकोर्स इस पर भी डेवलपमेंट्स रहेंगी, खासकर कि डॉलर सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, फार्मा, आईटी, इस पे भी हमारी नज़र रहने वाली है। ऑफकोर्स सोने की अगर बात करें, एमसीएक्स के जो लाइव रेट्स आ रहे हैं गोल्ड के, तो यहाँ पे लगातार जो है गिरावट देखने मिल रहा है। तो जो गोल्ड का ट्रेड है, जिस तरह रिस्क आप कहते थे जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट था, वो धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। प्री ओपन में निफ्टी भी जो है एक लेवल्स जो है ऑफकोर्स देख रहे हैं कि वही जो 24,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है। अभिषेक ने भी बताया था थोड़ी देर पहले, और अभी उसी लेवल पे रहेगा, दायरे पे है। आज एक्सपायरी भी है, तो ऑफकोर्स पोजीशंस थोड़ी लाइट रखें। निफ्टी का लेवल्स देखिए 24,780 के आसपास है। लेकिन ऑफकोर्स एक बार लॉरस लैब्स को जो स्क्रीन पे लाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ गई है, थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुई है, और वो है कि उनके जो कॉम्पिटिटर है गाइलीड साइंस करके, उन्होंने HIV जो एक ड्रग है उसमें यूएसएफडीए की अप्रूवल आ गई है। तो नेट नेट ये नेगेटिव हो जाता है अगर हम बात करें लॉरस लैब्स पे। तो शरण, एक बार लॉरस लैब्स का चार्ट देखेंगे। ऑफकोर्स फार्मा स्पेस पे जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो अच्छे लग रहे थे, बट क्या अब लग रहा है कि और शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं? तो एक अनसर्टेनिटी आ रही है। थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि आप कह सकते हैं कि फार्मा टैरिफ्स जल्द लग सकते हैं। तो ज़रा आप अगर बताएंगे कि क्या है इंडियन प्लेयर्स, CDMO प्लेयर्स, एक्सपोर्ट प्लेयर्स का पोजीशन, और लॉरस लैब्स पे आपकी क्या राय रहेगी? तो शरद जी, लोरस लैब स्पेसिफिकली डिस्पाइट ट्रम्प के टैरिफ्स की अनाउंसमेंट जो आ सकते हैं, डेफिनेटली एक बड़ा ओवरहैंग रहेगा पूरे इंडस्ट्री पे। इनके लोरस के चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक इतना जल्दी गिर नहीं रहा है, और जब भी सेलिंग आती है बहुत ही लो वॉल्यूम सेलिंग है, और एक वेरी अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक को अराउंड 645 to 650 लेवल्स पे। कल के तारीख में डिस्पाइट निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी के बाद स्टॉक ने एक हैमर कैंडल और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो मैं ज्यादा ओवरली नेगेटिव नहीं हूँ चार्ट्स पर्सपेक्टिव पे। डेफिनेटली आप जो अगर न्यूज बोल रहे हो, न्यूज की रिएक्शन अगर आए, तो अगर किसने पोजीशन बनाई है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा 645 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर डाल दीजिए। अगर एक बार 645 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो आप एक बार अपने लॉन्ग पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। मगर अभी एट दिस मोमेंट मुझे स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली आफ्टर मार्केट ओपनिंग शरद जी वापस हम लोग रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। 645 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉरस लैब्स में बने रहने की सलाह दे रहे हैं।
शरण यहाँ से। लेकिन चलिए 9:05 हो गए हैं, ये समझ लेते हैं कि आज 9 के 9 रत्न कौन से हैं, वो 9 शेयर कौन से हैं जिन पर आपकी आज खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो शेयर मार्केट खुलने के बाद दिखाते हैं शार्प रिएक्शन ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। शरद बताइए आज लिस्ट में कौन से 9 शेयर हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले टेलीकॉम स्पेस से वोडाफोन आइडिया नज़र में रहेगा। यहाँ पे एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ इन्होंने करार किया और ये सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर करार किया गया। हाल ही में जो था वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्चेस भी किए थे, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बात करें तो ये निफ्टी कंपनी जो है लगभग 8 करोड़ शेयर्स एक्वायर करने वाले हैं जियो पेमेंट्स बैंक, और ये एसबीआई से लेने वाले हैं। तो एक टाइप से होल्डिंग ट्रांजैक्शंस है, और ऑफ कोर्स स्टॉक में भी जो है हम मोमेंटम आज दिन के ट्रेड में देख सकते हैं। जाइडस लाइफ, इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। 2 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनकी एक इंस्पेक्शन हुई थी गुजरात में, जो अहमदाबाद है वहाँ पे ऑन्कोलॉजी प्लांट है, उसको लेके जो है आप कह सकते हैं आपत्तियाँ देखने मिली थी, और इसके कारण जो है स्टॉक में आज नेगेटिव रिएक्शन आएगा। वेदांता का एनुअल रिपोर्ट था, बुलिश नज़रिया देखने मिला, खासकर कि कैपेक्स को लेके वो अनाउंस किया 1.5-1.7 बिलियन डॉलर्स का रहेगा वित्त साल 2026 में, और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को वो बढ़ाने वाले। नेट न्यूट्रल है, कुछ ज़्यादा भी नया नहीं कहा गया, लेकिन वो बस रिटेरिएट किए जो चीज़ वो ऑलरेडी पहले बोल चुके थे। सीमेंस एनर्जी, ऑफकोर्स सीमेंस के जो है आप उनकी एक आर्म है वो आज लिस्ट होने वाली है। स्पेशल प्री ओपन सेशन 9:15 से 9:45 पे रहने वाला है, और जो लिस्टिंग है वो 10 बजे होगी। तो ऑफकोर्स सीमेंस पे नज़र रखेंगे, लेकिन इनकी जो आर्म है उस पर फोकस रहेगा। लॉरस लैब्स, इनकी कंपटीटर गाइलिड साइंस को यूएसएफडी अप्रूवल आ गया HIV प्रिवेंशन ड्रग का, तो ऑफकोर्स देखना होगा कि स्टॉक में कैसे रिएक्शन आता है। तो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है, बट कितना इम्पैक्ट आता है वो हम दिन में बताएंगे आपको। ऑटो स्पेस से जो है हीरो मोटोकॉर्प पे नज़र रखिएगा। वीडा VX2 ये बैटरी एज अ सर्विस मॉडल पर लॉन्च कर रही है, और ये ऑफ कोर्स EV 2 व्हीलर सेगमेंट का इकोसिस्टम का है, तो हीरो मोटोकॉर्प पे भी नज़र रखेंगे। और EV की अगर बात करें तो कम्युनिकेशंस और सॉफ्टवेयर का भी एक एंगल है। टाटा एलेक्सी हमारा 8वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे इन्फिनियन के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जहाँ पे वो EV सिस्टम्स बनाने वाले हैं, डेवलप करेंगे 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सारों ही सेगमेंट्स में। और याद रखिए ये जो है EV सेगमेंट का रहेगा, तो EV सेगमेंट से 2 न्यूज़ फ्लोज आपको देखने मिल रहे हैं। और आखिर में ट्रेंट एनालिस्ट डे था, यहाँ पे ब्रोकरेजेस की भी अपग्रेड आई है। कंपनी जो है एक एस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट ला रहे हैं 25% का, और वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ब्रांड के साथ वो डील ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने खुद के इन हाउस ब्रांड्स बनाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। तो एक टाइप से ब्रोकरेजेस का भी अपमूव आया। और कल जो था स्टॉक ऑलरेडी 2% चल गया था, सिटी का एक रिपोर्ट आया था। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है अभिषेक, जिस पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आज एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, ट्रेंड ने क्लोजिंग अच्छी दी थी, आज भी शुरुआत अच्छी करते हुए शेयर ये दिख रहा है 1% ऊपर खुल सकता है। और टाटा एलेक्सी आज शरण की ट्रेडिंग वाले लिस्ट में था, तो इस पर भी आप नजर रख के चलिए। ये 9 शेयर हैं, आपको इसमें एक्शन जरूर दिखेगा। जियो पेमेंट्स बैंक का भी, जियो फाइनेंशियल का भी जिक्र किया शरद ने, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक के 7.9 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है एसबीआई से, और इस पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जियो फाइनेंशियल ने। पहले इस कारोबार को एसबीआई के साथ जॉइंट वेंचर में चला रहा था जियो फाइनेंशियल, अब 100% होल्डली ओन्ड सब्सिडरी हो गई है जियो पेमेंट्स जियो फाइनेंशियल की। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है ये। एक व्यू चाहिए आपसे मयूरेश जी जियो फाइनेंशियल को लेकर। हमने देखा था कि शेयर ने अच्छी रिकवरी दिखाते हुए 300 रुपए के ऊपर ये गया था, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में धीरे धीरे करके नीचे आया है ये शेयर, ये 290 के नीचे अभी है। क्या ये करेक्शन नई एंट्री के लिए मौका है, जिससे पिछली तेजी छूट गई थी? एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर में ये स्टॉक के साथ धंधा आने में अभी भी थोड़ा टाइम है। ऑब्वियसली कंसोलिडेट कर रहे हैं ये पूरे ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ द टाई अप विद ब्लैक रॉक, जहां तक एसेट मैनेजमेंट हुआ है। ऑब्वियसली बैक एंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज एक्सेस टू डेटाबेस है उनके सब्सिडरीज से जियो मार्ट को लेके आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है, बट ये नंबर्स में ट्रांसलेट होने चाहिए। तो मुझे लगता है एक दुविधा में हूं मैं in terms of how to define this. There are far better plays in the market as far as the NBFC space is concerned generally, या asset management space, however you want to define it. और इसलिए मुझे लगता है I think एक tactical bet हो सकती है। जब ये स्टॉक 260 270 आता है तो ले लीजिए, 300 310 पे आपको शायद एक रेजिस्टेंस मिलती है, तो एक टिपिकल टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है for a range bound session for this stock. 260 260 on the downside, 310 320 on the higher side.
ठीक है, जियो फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू 4 मिनट में बाजार खुल जाएगा। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 8-9 अंक नीचे खुलने के संकेत है। गिफ्ट निफ्टी पे हमने देखा था कि लोअर लेवल से सुधार जरूर आया था। गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त सिर्फ 10 अंक नीचे आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की जो शुरुआत होगी वो भी हल्की सी गिरावट के साथ। देखते हैं कि क्या बाजार आज कमजोरी पर शुरुआत के बाद रिकवरी दिखाते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, मे बी शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। और वैसे भी 24,700 750 तक मामला प्रोटेक्टेड दिख रहा है नियर टर्म में। ऊपर की रेंज वही 24,900 से 25,000 वाली होगी। देखते हैं उसको किस तरह से पार करता है। एक शेयर व्यू चाहिए आपसे शरण जी, वो है पेटीएम का। पेटीएम में कल हमने क्लोजिंग अच्छी देखी है। क्या व्यू है पेटीएम में, तेजी करनी चाहिए मौजूदा स्तर से? की बात करें हम तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से है, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक वापस एक नेगेटिव न्यूज की वजह से नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे आया था तब उसका ब्रेकआउट लेवल जो 850 था उसको होल्ड रखा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। थोड़ा रिस्की बेट रहेगा, लेकिन ओवरऑल 850 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर 850 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये स्टॉक ऊपर में 960 970 तक आ सकता है। तो यस, एक बार के लिए बाय कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 960 970 तक आ सकता है पेटीएम का शेयर। पॉजिटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है, हल्की तेजी पर आज ये शेयर खुलेगा। एक व्यू जरा बैंकिंग स्पेस में ना शरण आपसे चाहिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक हम देख रहे हैं कि ये भी रेंज में फंसे हुए दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक को डायरेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। क्या आपने स्टडी किया है इन दोनों शेयरों को? क्या कोई आपको बड़े मूव्स दिख रहे हैं या फिर माहौल थोड़ा फीका रहेगा अभी? तो अभिषेक जी, जैसे ये सेक्टर लीडर्स है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल न्यूज आती है तो पहले पहले बिकवाली भी इनमें ही देखी जाती है, तो यही बैंक निफ्टी को नीचे या ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे अगर बैंक निफ्टी पे भी मेरा कंसोलिडेशन का व्यू है तो डेफिनेटली ये दोनों तीनों एक्सेस हो गया, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये चारों ही कंसोलिडेट करेंगे आने वाले समय में। मगर एक बैंक जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो है एयू बैंक। अगर आप एयू बैंक फाइनेंस का चार्ट देखेंगे, उसने हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली मंथ तो खत्म हुआ नहीं है, बट जिस हिसाब से स्टॉक की चाल चल रही है मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गए। तो अगर बैंकिंग स्पेस देखना है तो मेरा फेवरेट एट द मोमेंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो मुझे लग रहा है आने वाले समय में अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये मैं महीने के एंड तक रुकूंगा। अगर इसका हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग आएगा तो ये टोटल ट्रेजेक्टरी बैंक की चेंज हो जाएगी। ये एकदम लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू में चला जाएगा बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये व्यू। किरण जी, फटाफट एक व्यू आपने एसबीआई कार्ड्स पर दीजिए। आरबीआई की पॉलिसी से पहले ये शेयर चला, 1000 रुपए के ऊपर भी गया, लेकिन पॉलिसी के बाद फिर हमने कोई स्टीम देखी नहीं। क्या आपको लगता है कि और करेक्शन होगा? कल 2% के आसपास से गिरावट शेयर में आई थी। यस, मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड में थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब तक ये ऊपर में 980 क्रॉस नहीं करता है तब तक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और नीचे में 935 940 तक के सपोर्ट ये टेस्ट कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 940 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेटिंग वॉच करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है 940 के सपोर्ट से होल्ड करें। 980 के ऊपर जब निकलता है तो ही फिर इसमें आप तेजी की उम्मीद करके चलिए। वैसे कुछ सत्र से माहौल थोड़ा सा कमज़ोर है और मतलब 9 जून को पॉलिसी आई थी, उसके पहले तो हमने तेज़ी देखी थी एक तरफा, लेकिन बाद में वो तेज़ी धीरे धीरे करके अब रिवर्स होती हुई भी दिख रही है। निफ्टी 8.95 9 अंक नीचे खुलने जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44 अंक नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं। बाजार एक रेंज का है, रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि अमेरिका इजराइल और ईरान की जंग में करता क्या है। ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे? ट्रंप धमकियां देते रहे ईरान को कि खामेनेई इजी टारगेट है, लेकिन देखते हैं इनके अगले कदम क्या होते हैं। तो बाजार की शुरुआत हो गई है, सुस्त शुरुआत हुई है और कमजोरी पर हमने शुरुआत देखी है निफ्टी बैंक दोनों की। 25 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है 100 अंकों की, 125 अंकों की गिरावट इस वक्त आपको दिखेगी। तो 0.25% तक इंडेक्स लेवल पर आपको कमजोरी दिखेगी और स्टॉक्स भी जो थोड़े से ऊपर खुले ना, धीरे धीरे करके वो नीचे आते हुए आपको दिखेंगे। देखते हैं कि 24,700 का जो सपोर्ट है क्या निफ्टी आज उसको बचाता है या फिर उसके नीचे जाएगा। थोड़ा सा सेटल हो जाने देते हैं इंडेक्स को।
लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है उस शुरुआत में फिलहाल तो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो ठीक दिख रहा है। 900 शेयर ऊपर है, 672 शेयर एनएसई पर गिरावट के साथ शुरुआत की है। एक शेयर जिसको लेकर खबरें तो पॉजिटिव आई वो है ट्रेंट, और ट्रेंट मजबूत खुला भी, लेकिन मजबूत खुलने के बाद ये शेयर नीचे आ गया है, अब सपाट कारोबार कर रहा है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट था उसको 25% तय किया था, और अब देखिए बिल्कुल हल्की सी तेजी पर आपको कारोबार होते हुए दिखेगी। निफ्टी बैंक 25 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 3 गुना 75 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। सुस्ती का माहौल फिलहाल दिख रहा है। निफ्टी पर एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आज आपको 1% से ज्यादा की तेजी दिखेगी। सबसे ज्यादा ऊपर आयशर और हीरो मोटो, तो ऑटो शेयरों में जो कल तेजी थी आज वो कंटिन्यू हो रही है। 1% तक के मूव्स इन दोनों के दोनों शेयरों में दिख रहे हैं। जियो फाइनेंस को लेकर खबर यह आई कि जियो पेमेंट्स बैंक में जो स्टेक था एसबीआई का उसको इन्होंने खरीद लिया है, और अब वो जियो पेमेंट्स बैंक इनकी 100% सब्सिडरी बन गई है। थोड़ी सी तेजी से बन रही है, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट कोई शेयर में है नहीं। जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है वो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में हो रही है। बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस ये ऊपर आपको दिखेंगे। फार्मा हॉस्पिटल में कुछ शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। अपोलो हॉस्पिटल और सिप्ला के शेयर करीब आधे % ऊपर ये कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आईटी शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज भी बढ़ रही है। क्या ये प्रॉफिट टेकिंग आपके लिए एंट्री का मौका बनेगी? ये थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से चेक करेंगे, उनके रडार पर भी ये स्पेस जरूर होगा। चेक महिंद्रा करीब 1.25% नीचे, इन्फोसिस करीब आधे % के आसपास की गिरावट इस शेयर में दिख रही है। और इसके अलावा जो दिग्गज हैं वो भी बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए टीसीएस में भी करीब चौथाई से आधे % के आसपास की कमजोरी आपको दिखाई देगी। आरआईएल का शेयर आज सपाट से ₹1 ऊपर सिर्फ कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों आज के सत्र में कमजोर हैं, और जो कमजोरी ज्यादा नहीं है, चौथाई % के आसपास की है। इसीलिए आप देख रहे हैं कोई डायरेक्शनल मूव आ नहीं रहा है। मतलब बड़े शेयर ना तो गिर रहे हैं ना तो चढ़ रहे हैं, और इसलिए आपको इंडेक्स फिलहाल एक रेंज में दिखेगा। 24,800 के आसपास निफ्टी है, 10-11 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक करीब 80 अंकों की गिरावट पर इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप की पिक्चर थोड़ी सी बेहतर जरूर होगी। दोनों इंडेक्स ने जो शुरुआत की थी वो हरे निशान में की थी। देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। एडवांसेस की जो संख्या एनएसई पर है वो है 1053, डिक्लाइन की संख्या है 1024। ये निफ्टी के आपके लिए हीट मैप सामने है, और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स ये दोनों लाल निशान में फिसल गए हैं। निफ्टी बैंक की बात करें 120 अंकों की गिरावट है। निफ्टी आईटी कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। कल हमने देखा था कि आधे % ये इंडेक्स गिरा था, और आज ये 39,000 के नीचे फिसला है, आधे % के आसपास की नरमी के साथ। निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, अब जो गिरावट हो गई है करीब 50 अंकों के आसपास की हो गई है। बड़े मूव्स बाजार में कहां पर आ रहे हैं एक बार जरा ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स पर लौटेंगे। स्टरलाइट टेक, कल हमने देखा था कि तूफानी तेजी के बाद 5 सत्र में करीब 50% चढ़ के ये शेयर चला गया था 120 रुपए के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि कल इसमें नरमी आई थी 5% की, आज फिर से 5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। बाकी कोई बड़े गेनर्स हैं नहीं। बायोकॉन कल गिरा था शेयर, आज थोड़ा संभलने की कोशिश है, 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो तेजी आपको दिखेगी जीआईसी आरई में करीब 1.5% की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे थे शरण, उनके रडार पर ये शेयर है, 1% की तेजी पर शुरुआत यहां पर हुई है। कोरोमंडल में 1.5% के आसपास की तेजी है, तो अभी शुरुआती चरनी चल रही है। आईटी की बात करें, केपीआईटी टेक कमजोर है, साइंट में कमजोरी है, करीब 1.5 से 2% के आसपास ये शेयर कमजोर रहे हैं। कंजम्पशन का एक बढ़िया शेयर है वरुण बेवरेजेस, लेकिन 1.5% के आसपास की गिरावट आज इसमें हो रही है। और इसके अलावा आप देखेंगे आईटी में हैप्पीस्ट माइंड्स के शेयर में भी 1% के आसपास की कमजोरी है। कल ऑटो शेयरों में एस्कॉर्ट्स कुबोटा में हम तेजी देख रहे थे, 1% नीचे आपको एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर दिखेगा। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज में शुरुआत तो ऐसी नरम ही हुई है। निफ्टी करीब 70 अंक नीचे आपको देखेगा। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है ऑलमोस्ट डबल, 140 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 0.25% के आसपास की नरमी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो तनाव है, जो हैंगओवर है वो बरकरार है, और एक रेंज में ऑसिलेट कर रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों। निफ्टी के लिए जो हर्डल है वो है 24,900 से 24,500 की रेंज, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,000 पर रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक ने लगातार
फेस किया है पिछले कुछ दिनों में। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जरा ये समझते हैं कि बाजार में उन्होंने स्पॉट किया है। जो 5 मिनट जो बाजार को खुले हुए होंगे उनका कन्विक्शन कौन से शेयरों पर आ रहा है। तो शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड। तो आपको अपनी ट्रेड सुझाने के लिए हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं। शरण लेलानी हैं, किरण जानी हैं और मयूरेश जोशी हैं। शुरुआत किरण जी आपसे करेंगे। बताइए आपने बाजार में क्या खोजा है या फिर क्या मिला है आपको, अच्छा ये बता दीजिए। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में अभी ओपनिंग हुई है, कहीं ना कहीं आप एनबीएफसी एंड जो ऑयल एक्सप्लोरेशन शेयर है वहां पे आप ध्यान दे सकते हो। वहां पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से खरीदारी आई है। और दूसरे कंज्यूमर स्पेस में अगर आप देखोगे तो डिमांड तो ऑलरेडी हमने सजेस्ट किया ही था सुबह। तो वोल्टास के ऊपर हमारा ध्यान है। वोल्टास अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1290 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1280 का 1270 का मेंटेन करना है। अगर 1270 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक अच्छी खासी तेजी वोल्टास में देख सकते हैं। तो वोल्टास मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। जी एक बार टारगेट जरा रिपीट करेंगे। 1270 का स्टॉप लॉस तो हो गया, 20 रुपए नीचे करीब करीब। सो ऊपर में टारगेट के लिए हम देख रहे हैं 1330 1340 1 से 2 दिन में। सो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन एक दो दिन के होल्डिंग के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टास के लिए 1270 का स्टॉप लॉस हो गया। 1330 1340 के टारगेट होंगे। शेयर में फिलहाल आप हल्की सी तेजी दिखेंगे। 1292 रुपए के भाव है, तो वोल्टास पर आप नजर बना के रखिए। फिलहाल ये शेयर लाल निशान से हरे निशान में फिलहाल आपको जूझता हुआ दिखेगा 1290 रुपए के आसपास। लेकिन ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, इस पर आप फोकस करके चलिए। यहां से करीब 50 रुपए ऊपर के टारगेट है, 20 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आकर्षक एक ये बेट दिख रहा है। शरण आप बताइए, आपकी नजर कहां पर बाजार में गई है और कहां कमाई हो सकती है? तो अभिषेक जी, मेरे आज दोनों कॉल बाय साइड पे ही है। मुझे तो लग रहा है मार्केट नीचे के सरों से पूरा रिकवर कर जाएगा। एवरी डे ओपनिंग होती है, बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट काफी रिकवर कर लेता है। तो आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा लोधा। आज जून फ्यूचर्स, लोधा ने आज ओपन लो बनाया है। काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे आज के डेट में। काफी समय से मुझे रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा ही लग रहा है। तो आप लोधा में बाय कीजिए अराउंड 1457 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1437, 20 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी सिमिलर 1:1 रेशियो में रखे, 1477 और 1497। तो दो टारगेट रहेंगे 1:1 और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। सेकंड मेरा काफी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और मैंने काफी बार रिकमेंड भी किया। अभी भी लग रहा है एक थोड़े से करेक्शन के बाद रिकवरी के लिए रेडी हो गया। HDFC AMC, तो HDFC AMC का आप जून फ्यूचर खरीदे अराउंड 4995 के आसपास, 4995 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 50 रुपए का। उसी हिसाब से 4950 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 5050 और 5100 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 5050 5100, 5050 5100 के टारगेट होंगे HDFC AMC के लिए और 4950 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर हो गया तेजी का, वो है मैक्रोटेक, यानी कि लोढ़ा डेवलपर। नाम इसका बदल गया है, अब लोढ़ा डेवलपर हो गया है। और इसमें आपके लिए तेजी करने की सलाह है। 1477 1497 ये दो टारगेट होंगे। 1437 रुपए का स्टॉप लॉस, 1430 का। ठीक है, 1% ऊपर शुरुआत की है और बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चलते हुए दिखाई दिया है। बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ फिर से लौटती दिखाई दे रही है। देखिए बाजार आपको ऐसा दिखेगा, वोलेटाइल है, दोनों तरफ के मूव मिलेंगे आपको इंडेक्स के लेवल पर। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट थी 125 अंकों की, वो रह गई है सिर्फ 5 अंक नीचे। हर निशान में आने की तैयारी है निफ्टी बैंक की, इनफैक्ट आ भी गया है। और निफ्टी बैंक भी अब हर निशान में आने की तैयारी कर रहा है। 6 अंक ऊपर, 7 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। तो ये वोलेटिलिटी बाजार की कहानी है और ये वोलेटाइल आपको माहौल दिखेगा। मे बी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आज मिल जाए तो शायद आप यहां से और बेहतर स्तर देख सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस को, क्या दोनों इंडेक्स पार करने में कामयाब होते हैं। निफ्टी बैंक के लिए 56,000 की दीवार है और निफ्टी की बात करें तो 24,900 से 25,000 ये फंसने वाली रेंज है। इसको पार करना थोड़ा सा
क्रूशल होगा। आज के सत्र में कुछ और स्पेस जहां पर बाइंग हम देख रहे हैं शुरुआती सत्र में, और वो है डिफेंस वाला खेमा। भारत डायनेमिक्स, मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर बाइंग आ रही है। 1 से 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर शुरुआती सत्र में दिख रही है। मयूरी जी, डिफेंस को लेकर क्या व्यू है आपका? मतलब मुझे कोई एक कंसर्न है तो वो है वैल्यूएशन का। आप बताइए, मौके तो यहां है, कोई दो राय है नहीं। आपका कोई पसंदीदा शेयर जहां पर लगता है कि नहीं वैल्यूएशन वाला कुशन थोड़ा सा मिल रहा हो? नहीं, हम काफी डिफेंस शेयर्स होल्ड करते थे, और कुछ कुछ शेयर्स में हमने अभिषेक जी ऑनेस्टली प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड की है। एक शेयर जो हम निचले स्तर से अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो सोलर इंडस्ट्रीज है। बट अगेन आई थिंक काफी लोअर लेवल्स पे हमने इसको रेकमेंड किया था। बीएल हैज आल्सो डन अ फैबुलस प्राइस एक्शन जो देखा है, ऑर्डर विन्स अच्छे हैं जनरली सेक्टर के लिए, मार्जिन ठीक है, एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लोज ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़े डिक्लाइंस की राह देखनी चाहिए डिफेंस सेक्टर के लिए। स्टॉक्स लाइक बीएल अगर करेक्ट होता है तो आपके रडार पे डेफिनेटली रह सकता है। स्टॉक लाइक अ प्रीमियर एक्सप्लोसिव एज एन एग्जांपल, ये आपके वॉच लिस्ट पे रह सकता है। बट जनरली आई थिंक हमने काफी निचले स्तरों से आई थिंक पोजीशंस ली थी, और कुछ डिफेंस स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक की। ठीक है, डिफेंस को लेकर ये व्यू, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। बीएल पर 400 रुपए के ऊपर के भाव इसके निकल गए हैं। हमने देखा था कि बीएल गिर के 300 रुपए के नीचे भी गया था, बीएल और बीएचईएल, ये दोनों के दोनों शेयर। लेकिन बीएल की जो रिकवरी रही है बहुत ही फास्ट रही है। एक और शेयर बहुत जो तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, और वो है मुथूट फाइनेंस का। मल्टी ईयर हाई पर ये शेयर है। आज का जो इसका 52 वीक हाई का लेवल जो टेस्ट हुआ है 2666 रुपए 60 पैसे का। एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो को आरबीआई ने बढ़ाने को मंजूरी दी थी कि आपके जो सोने की वैल्यू है उसके 85% तक वैल्यू का आपको लोन मिल जाएगा। और ये शेयर अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो 27-28% दौड़ गया है। शरण, यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं क्या मुथूट फाइनेंस में? नई एंट्री करें या फिर अब बस छूट गई है, नए निवेशक छोड़ दें इसको? तो अभिषेक जी, आपके चैनल पे ही पहली बार मैंने रिकमेंड किया था अराउंड 2220 के लेवल्स पे, और मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन पहले मैंने वापस रिकमेंड किया था 2600 के लेवल से 2700 और 2800 के टारगेट्स के लिए। तो बेसिकली मेरा वो कॉल अभी भी वैलिड है। 2666 का हाई मार दिया है, मेरे टारगेट से करीबन ओनली 34 रुपीज रह गया है। बट जिस हिसाब से गोल्ड है, गोल्ड के वैल्यू चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और आगे वाले दिनों में मुझे लग रहा है एक अच्छी आपमूव और आप देख सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है 2800, 900 और 3000 के भी लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल मुथूट फाइनेंस पे इम्पोर्टेंट लेवल्स और राय शरण की। लेकिन मयूरेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑफ कोर्स निफ्टी एफएमसीजी पैक में जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। ऑफ कोर्स लिकर शेयर्स पे आपने बात भी कही थी, दो अहम बात आपने कही थी कि डिमांड जो है इनइलास्टिक रहता है इस सेगमेंट में, और आपने ये भी कहा था कि अच्छी मोमेंटम और पिक्स जो है आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स नेवरदलेस लीगल इश्यूज तो होते रहते हैं, जो स्टेट इश्यूज, टैक्सेशन इश्यूज, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रेंथ है। आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट भी डेज हाई लेवल्स पे, तो मयूरेश ने बहुत बढ़िया सटीक राय पहले ही बता दिया था। मयूरेश, ऑल सेगमेंट एज अ होल अब यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो है किस तरह प्लेस कर रहे हैं आप, ज़रा बताएं। ऑब्वियसली आई थिंक जो इम्पैक्ट है महाराष्ट्र पॉलिसी का अर्निंग्स पे डेफिनेटली आएगा, तो आई थिंक ईपीएस डीग्रोथ जरूर हो सकती है। बट ये ना भूले कि आई थिंक जो इनके पास एक प्रीमियमाइजेशन की बास्केट है ये काफी सिग्निफिकेंट है। दूसरा आई थिंक यूके के साथ जो एफटीए हुआ है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। और इनके पास भी आई थिंक जो एक पोर्टफोलियो है, आई थिंक जैसे ही इंट्रोड्यूस करते जाएंगे यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा मौका रह सकता है वो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड क्रिएट करने का। तीसरा ये ना बोले शरद जी की जो हमारे अल्कोहल मेकर्स हैं, आज जो हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, स्कॉचेस की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास है। आज पिछले 3 या 4 वर्षों में वी आर गेनिंग not just global recognition, but our brands are probably getting global recognition as well. और इसलिए मुझे लगता है I think एक जो हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस है स्पिरिट स्ट्रोक विस्कीज या सिंगल मॉल्ट्स की, जिसका प्रभाव अब तक स्कॉटिश या
बर्बन विस्कीज जिसे हम कहते हैं यूएस में एक जोर दिया जाता है, ये चैलेंजिंग तो है, और इसलिए आई थिंक एक्सपोर्ट्स मार्केट भी एक बहुत मार्केट हो सकता है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स इन माय ओपिनियन। आई थिंक एक हाथ दो क्वार्टर शायद ये रूलिंग की वजह से थोड़ी इन्वेंट्री रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। प्राइसिंग भी इमीडिएटली, रैक प्राइसेस इमीडिएटली मूव नहीं होते, रैक प्राइसेस आल्सो टेक अ लैग टू प्रॉब्ली मूव हायर। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़े इप्स एंड बट्स देखनी चाहिए, बट एज अ स्पेस आई थिंक एज आई सेड वी रिमेन एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव। जो हम स्टॉक होल्ड करते हैं वो रैडिको है, एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज। लेकिन रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। ब्रॉडर इंडिसेस में जो है शानदार रिकवरी देखने मिली है दिन के लो से। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, डायरेक्टर साहब निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स दोनों को स्क्रीन पे लाएं तो देखें ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडिसेस में जो है और ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है। ऑफकोर्स निफ्टी तो हरे निशान में है ही, थोड़ी देर पहले हम आपको बता दिए थे, लेकिन जो मोमेंटम है मिड कैप का या निफ्टी स्मॉल कैप का, ये देखिए स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी आ रही है। तो ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडिसेस को भी हम ट्रैक कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एक बार डायरेक्टर साहब दिखा दें कि मार्केट अभी प्लेस कैसे है, ताकि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो पे जो है ज़्यादा न्यूज़ फ्लो पे मोमेंटम आ सके, क्योंकि खबर तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन अभी भी देखें आप कह सकते हैं कि कुछ एक क्लियर ट्रेंड आ नहीं रहा है। एनएससी की बात करें तो एडवांसेस ज़्यादा है, बीएससी की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम है एडवांसेस की तरफ थोड़ी सी बुलिश, लेकिन वायदे बाजार में ट्रेंड उल्टा है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड एक्चुअली आ नहीं पा रहा है। एफएनओ का एक डाइवर्जेंस अलग है, ब्रॉडर इंडिसेस का डाइवर्जेंस अलग है, आज ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी रहेगा। लेकिन ऑटो सेगमेंट पे जो है आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑटो सेगमेंट में न्यूज़ फ्लोज बहुत है और कल से जो है अच्छी बाइंग आ रही थी, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी कुछ काउंटर्स में देखने मिला था। खास करके जो रेयर अर्थ मेटल्स है उस पर जो भी विवाद चल रही है चाइना के साथ, वो शायद सॉल्व हो सकता है और उसके कारण ऑफकोर्स जो सप्लाई चेन्स है उनमें बेनिफिट देखने मिल सकता है। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइए। और हमने ऑलरेडी सुबह के शो में बता दिया था कि जो ईवी रिलेटेड कंपनीज़ हैं, खास करके आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जो हमारे कवरेज में भी हैं, वो भी देखें तो अपने डेज हाई लेवल्स पे है। दोनों का चार्ट फायर करिए, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हम आपको बता रहे हैं कि ऑटो सेगमेंट में जो है बाइंग सस्टेन करने मिल रहा है। एंड ऑफकोर्स ईवी के भी कुछ अनाउंसमेंट्स आए थे, हीरो मोटोकॉर्प जो है अपने एक ईवी वर्जन लॉन्च कर रहे हैं और टाटा एलेक्सी ईवी के ज़रिए जो है कम्युनिकेशंस का भी जो है न्यूज़ फ्लो आया। तो न्यूज़ फ्लो भी है, सस्टेन बाइंग भी देखने मिली ऑटो सेगमेंट में, और अब देखिए और ऊपर चढ़े जा रहा है। जिस तरह हम बात किए जा रहे हैं डेज हाई लेवल्स को जो है क्रैक कर रहा है, तो अब देखिए मोमेंटम भी आ रहा है, हमारा इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है स्क्रीन में। आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, इसकी तो हमने बात कर ली थी। लेकिन किरण, इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी जो है थोड़ी सी बाइंग आ रही है और कुछ स्टॉक्स है ऑटो में। आपका कोई फेवरेट स्टॉक है और लेवल्स पे कुछ अच्छे कमाई के मौके बनेंगे किरण? सो ऑटो हमारा प्रिफर्ड काउंटर तो है। हमने हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के ऊपर आई थी। साथ ही साथ अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करोगे तो अशोक लेलैंड के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल तो नहीं है, बट अशोक लेलैंड के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 230 240 का। स्टॉक उसके 230 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम उसने लोअर लो की जगह पे हायर लोज पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो अशोक लेलैंड के ऊपर करंट मार्केट प्राइस से एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 225 का रखना है। अगर 225 का लेवल इंटैक्ट रहता है तो यहाँ पे आप 250 से 260 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अशोक लेलैंड में आधे % के आसपास की तेजी है और अशोक लेलैंड के साथ हम देख रहे हैं कि ऑटो काउंटर्स में आज थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। आयशर, M&M ये 1% से ज़्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और टाटा मोटर्स और हीरो मोटो में आधे % के आसपास की तेजी पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक शेयर जरा कंजम्पशन से चुनते हैं जहां पर थोड़ी सी ना स्थिति खराब लग रही है, वो है वरुण बेवरेजेस का। 2% के आसपास की गिरावट इसमें हो रही है। मयूरेश जी, वरुण बेवरेजेस वैसे तो कंपनी काफ़ी सॉलिड है, पेप्सिको की बॉटलर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना शेयर नीचे आ रहा है। 425 रुपए के भाव से हमने रिकवरी देखी थी, शेयर 550 रुपए के ऊपर निकला था, लेकिन वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड एक सेलिंग प्रेशर है। कुछ हफ्ते पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 600 रुपए के टारगेट दिए थे, बट उसके बाद हमने देखा कि शेयर चला नहीं बहुत ज्यादा। ये वरुण बेवरेजेस, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म की इसकी स्टोरी इंटैक्ट है और जो निवेशक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है गिरावट जी? लॉन्ग टर्म स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर आप नंबर्स देखें अभिषेक जी, आई थिंक ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ देखिए काफी शानदार रही है। आज ऑलमोस्ट आप इंडिया में देखेंगे तो एक रीजन छोड़ के आई थिंक दे हैव गॉट अ कंप्लीट डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ द पेप्सी फ्रैंचाइज। और ऑब्वियसली आई थिंक जो डीकार्बनाइजेशन के नए प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स ला रहे हैं, वाटर स्टिल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोथ वॉल्यूम और टॉप लाइन में।
ग्रोस मार्जिन्स में एक स्टेबिलिटी देखने मिल गई है। एनर्जी ड्रिंक्स इनके जो है दे आर हैविंग अ स्टेबल शो एज वेल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इनपुट कॉस्ट पे कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स पे कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो वेल स्प्रेड आउट है, आउटसाइड इंडिया का कारोबार जहाँ पे सेल्स है या वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी डिसेंट है। एबिटा मार्जिन्स में जो एक स्टेबिलिटी और ट्रेंड देखा गया है based on all these factors and operating leverage has been playing out well। जो ESG है, जो रीयूज कर रहे हैं ये पेट यूसेज, वो भी आई थिंक सराहनीय है। जो कैपिटल इन्होंने रेज किया है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ सराहनीय है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स मापते हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पैटर्न्स जो मापते हैं, आई थिंक VBL बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। और क्योंकि इनकी प्रोडक्ट मिक्स ट्वीक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सेल्स, मार्जिन्स, मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स आ सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक ये स्टॉक एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पूरे सेगमेंट में, एंड ऑब्वियसली आई थिंक सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड, बट एक स्टॉक जहाँ पे अर्निंग स्टेबिलिटी रह सकती है अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस पुट टुगेदर, शायद VBL एक ऐसा स्टॉक है जो शायद डिलीवर करे। तो बिल्कुल आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए इन स्टॉक में। वरुण बेवरेजेस के शेयर में बने रहने की सलाह है। एक और शेयर जहां पर आज हमने तेजी पर शुरुआत देखी है वो है रेडिंटन का शेयर। 300 रुपये के ऊपर निकला है। ये कंपनी मोबाइल फोन्स बेचती है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है IT वगैरह के, और 300 रुपये के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं। शरण, क्या आपके कवरेज लिस्ट में है ये शेयर? रेडिंटन को लेकर सलाह क्या देंगे? पैसे बना के तो दिए हैं शेयर ने। अभिषेक जी, प्राइस एक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग है और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है मुझे लग रहा है एक आपको ब्रेकआउट दे सकता है अगर 309 या 10 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करे। अभी कल के तारीख में काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था मगर क्लियरली रिजेक्ट हो गया 310 के आसपास के लेवल से। तो नेक्स्ट एक ब्रेकआउट 310 के ऊपर देखा जाएगा। अगर किसी ने स्टॉक में निवेश किया है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा बने रही है। स्टॉक का प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक भी बार आपका काफी सेलिंग कभी देखी नहीं गई है स्टॉक में, मेजर सेलिंग। तो ओवरली प्राइस एक्शन अच्छा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है और एक 310 के ऊपर एक अच्छा मूव आप देख सकते हैं। 320 330 भी लेके जा सकते हैं स्टॉक को। और डेफिनेटली मैं कहूंगा स्टॉप लॉस बनाए रखे सिस्टम में हमेशा। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज आ जावे तो आप एक शार्प करेक्शन भी देख सकते हैं। उस हिसाब से मैं बोलूंगा डेफिनेटली एक 284 का स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में डालें। अगर वो हिट हो जावे तो एग्जिट कीजिए, फिर आगे चल के वापस रिव्यू कर सकते हैं। वही तो मैं कहता हूँ, कवरेज की लिस्ट तो भेज। शरण, इस पे जो है नज़र रहेगी। निफ्टी की ऑफकोर्स एक रिकवरी भी देखने मिल रही है। मयूरेश, बैंकिंग स्पेस को लेकर एक सवाल है, खास करके मिड कैप बैंकिंग स्पेस पे। ऑफकोर्स टेक्निकल कॉल्स भी रहते हैं लेकिन फेडरल बैंक जो है हमेशा देखते हैं कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, हर बार एक अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं जब भी मिड कैप बैंक्स पे नज़र रहती है। फेडरल बैंक की बात करें तो ऑफकोर्स ऑपरेशनल पैरामीटर्स में भी स्ट्रेंथ है, एनालिस्ट की फेवरेट स्टॉक है मिड कैप स्पेस में। तो आपको भी यही लगता है कि और भी कुछ है मिड कैप बैंक जो आप बता सकते हैं जहाँ पर अट्रैक्टिव है एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, आई थिंक इट इज अ गुड स्टोरी, नो टू वेज अबाउट इट। ये कैसे अपने निम्स को एक कंसिस्टेंट ट्रेजेक्टरी में रख सकते हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा। और इसलिए आई थिंक बैंक्स विद अ गुड लायबिलिटी फ्रेंचाइज, इंटरेस्ट रेट कट जो हमने देखा है आपका कि एनवायरनमेंट में और डिपॉजिट ग्रोथ के एनवायरनमेंट में कैसे हो सकते हैं देखना है। फेडरल की केस में स्पेसिफिकली आई थिंक जो रेमिटेंसेस से इनकी आती है लोअर रेट पे होती है ऑब्वियसली, और ग्रोथ ठीक ठाक लगने की उम्मीद हम लगाए बैठते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल ऑब्वियसली कम्स इन फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक स्कोप ऑफ ग्रोथ डिसेंट है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी हमेशा काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। बट हमें लगता है आई थिंक एक स्टॉक जो वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद इन द PSU स्पेस। आवर टेक इज दैट नंबर्स हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। जितनी प्रोविजनिंग बैलेंस शीट पे हुई है वो सिग्निफिकेंट हुई है। तो इसके वजह से आई थिंक दो चीज हो रही है। एक, आई थिंक जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं एडवांसेस को लेके काफी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। A large part of the PSU basket has got a very good sticky deposit pool और इसलिए आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कासा डिटोरेशन इज लार्जली बिहाइंड अस। हमें लगता है कि एक स्टॉक जो आपके नजर में रहना चाहिए वैल्यूएशंस, रेटिंग, रैंकिंग्स के हिसाब से जो हम देखते हैं वापस वो शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यस, वेरी नाइस पिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल गेस्ट ने भी जो है बताए थे। आई थिंक शरण ने भी जो है बताया था थोड़े दिन पहले। आई थिंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बेट भी है। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ कुणाल बोथरा जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। मार्केट्स की अगर बात करें तो ऑफकोर्स एक रिकवरी की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अभी डेज हाई लेवल पे है 24,830 के लेवल्स पे। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं एक छोटी सी ओपनिंग हुई थी लोअर साइड में, लेकिन वहाँ के बाद जो है एक रिकवरी देखने मिल रही है। कुणाल, कैसा सेटअप लग रहा है? ऑफकोर्स ट्रेडिंग सेटअप बताए तो कमाई के दोनों तरफ से जो है मौके बन सकते हैं, लेकिन आज एक वॉलेटाइल डे है। ग्लोबल क्यूज़ को भी धीरे धीरे जो है लिया जा रहा है, अब्जॉर्ब किया जा रहा है, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो था, लेकिन एक बाजार में रिकवरी आ रही है। तो कहाँ से ये रिकवरी देखने मिल रही है? नहीं, तो मेरा ये मानना है शरद, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर इतने बड़े जियोपॉलिटिकल इशू के बाद में अगर 200-250 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आती है, जो 1%, 1.5% का एक टर्न होता है, तो एक ऐसे कहेंगे कि काफ़ी मैच्योर प्राइस रिएक्शन है मार्केट्स की तरफ से। हाँ, हम रेंज है लास्ट 28 दिन से अगर हम देखें तो निफ्टी 25,200 और 24,500 के ये 700 पॉइंट के रेंज में स्टक है। बट ये लाजमी होता है कि जब इतना अच्छा मूव आ जाता है मार्केट्स में तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बार होता है, तो हम देखते हैं कि इंडेक्स महीना 2 महीना भी एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये रेंज के दायरे में जब तक हम रहते हैं तब तक वो बायस जो है वो बुलिश रहेगा। 24,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,200 का मेजर रेजिस्टेंस है। आज जो हम खास बात देख रहे हैं, जो कल का कैरी फॉरवर्ड है, वो हम कुछ एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में कमबैक देख रहे हैं, जैसे कि ऑटोज़ में हम देख रहे हैं कमबैक बहुत अच्छा आ रहा है। तो मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में नए सेक्टर्स उभर के आए, जैसे कि लास्ट वीक में हम आईटी और एफएमसीजी में देख रहे थे। बिल्कुल ठीक है। मार्केट में नज़र कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी है कुणाल की तरफ से। 21-22 अंक ऊपर निफ्टी है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 54-55 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में आपको दिखेगी। आज ऑटो के अलावा जो सेगमेंट जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है वो हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाला खेमा, बट सेलेक्टिव मामला वहां पर है। टाइटन आपको ऊपर दिखेगा, टाटा कंज्यूमर ऊपर दिखेगा, और टाटा मोटर्स को भी जोड़ लीजिए तो वो भी शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन आईटी आप विप्रो को छोड़ दें तो प्रेशर बनाने का काम आज भी कर रहा है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये निफ्टी के टॉप 10 लूजर्स में ये सारे के सारे शेयर शामिल हैं। शरण, वेदांता में हम देख रहे हैं कि कमजोरी बढ़ रही है, और 2-3 सत्र से धीरे धीरे करके ये शेयर नीचे आ रहा है। खबर तो मतलब पॉजिटिव लग रही थी, कैपेक्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, डिविडेंड वाली खबर आई थी, लेकिन अब ये देखिए डे लो पर है वेदांता का शेयर। क्या यहां से शॉर्ट कर सकते हैं वेदांता को, बेच के पैसे बनेंगे? मैंने आपको अभिषेक जी, मैंने आपको सुबह ही बोला, कल न्यूज आ गई थी, इतनी पॉजिटिव न्यूज आ गई, उसके बावजूद स्टॉक ने बहुत एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, तो स्टॉक एज इट इज नेगेटिव ही लग रहा था। अगर किसी शॉर्ट पोजीशन बनाना ही है तो डे हाई का स्टॉप लॉस रखे। स्टॉक मुझे लगता है 432 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी डिसेंट लेवल्स का ही आ रहा है, 1:1 टाइप के लेवल्स का। तो किसे बनाना है तो डे हाई के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। का लेवल है 457-432 रुपए तक ये जा सकता है, तो आप चाहे तो इसमें एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेल कॉल इस पर वेदांता 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया 457 का, और जो टारगेट जो बनेगा 432 रुपए का। हम चाहेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल डाल के इसकी स्टैंपिंग कर दें। बाजार देखिए रेंज में है, वॉलेटाइल है, कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है। निफ्टी में जो तेजी है मात्र 25 अंकों के आसपास की है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो वहां पर तेजी दिखेगी वो 70 अंकों के आसपास की दिखेगी। NSE 500 के स्टॉक्स में आज का जो टॉप गेनर है वो है स्टरलाइट टेक का। कल हमने 5-6% के आसपास की गिरावट देखी, आज फिर से रिकवरी की कोशिश 5% ऊपर, यानी कि कल की जो गिरावट हुई उसकी भरपाई कर ली। लेकिन मयूरेश जी, सवाल यह है कि स्टरलाइट टेक की रफ्तार बहुत तेज रही है, और जब इतनी रफ्तार से भी कोई शेयर दौड़ता है ना तो थोड़ा डर भी लगता है। अच्छा, मयूरेश जी हमारे साथ नहीं है, कुणाल आप व्यू दीजिए, स्टरलाइट टेक में क्या तेजी में बने रहना चाहिए, या फिर अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बार एग्जिट ले ले यहां से?
नहीं तो दो टाइप की इसमें टाइम फ्रेम होती है अभिषेक, इसमें मैटर करता है। बिकॉज अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिसने 2-3 दिन पहले एंटर किया हो स्टॉक में, जब वो 75-80 रुपीज़ का था, उसके बाद में देख रहे कि स्टॉक 100-120 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका था, तो उनके लिहाज से हम देखें तो 40-50% का एक डिसेंट अपसाइड है, तो उसे डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसे मूव्स आते हैं, ये स्टार्ट होते बिग ट्रेंड्स के, तो हम बहुत बार देखते हैं कि स्टॉक को जनरली जब एक अंडर परफॉर्मिंग या एक पेसिमिस्टिक बेयर मार्केट से जब उभरना होता है, तो इनिशियल जोन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्टॉक ग्रेजुअली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती है, स्टॉक प्राइस में अप ट्रेंड बना हुआ रहता है। तो मेरे अनुमान से स्टरलाइट टेक में वो दौर अभी स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैटर करता है कि क्या टाइम फ्रेम है, क्या अवधि है और क्या लेवल से लोगों ने बाइंग की है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अवधि है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई थिंक एट करंट लेवल्स पे मेरे अनुमान से बुक कर देना चाहिए प्रॉफिट्स। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है तो यहाँ पे डिप्स को अपॉर्चुनिटी यूज़ करके वहाँ पे अक्यूमुलेट किया जाना चाहिए स्टॉक प्राइस में। ये बिल्कुल डिप्स पे जो है एक्यूमुलेशन की जो है राय है स्टरलाइट टेक के। ऑफ कोर्स स्टॉक में अच्छी रिकवरी भी देखने मिली है कल के फॉल या मुनाफा वसूली कहें उसको लेके। लेकिन कुणाल, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज? तो मैं दो बाई कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट मेरा ऑटो स्टॉक्स में से रहेगा। पहला रहेगा मारुति, जो मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट 13,000 के लिए, स्टॉप लॉस 12,500 का। मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा कमबैक आ सकता है लेड बाय मारुति। और सेकंड स्टॉक रहेगा आरबीएल बैंक पे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 238 का, स्टॉप लॉस 224। जी बिल्कुल, दो अहम कॉल्स कुणाल के। आरबीएल बैंक पे भी नज़र रखिएगा, अच्छी मोमेंटम आ रही है, बैंकिंग स्पेस में भी मूवमेंट आ रहा है। लेकिन कुणाल शरण, थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि अब जो है हमारे साथ जुड़े हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदे, और उनका एक खास सेगमेंट है डीप डाइव रिसर्च का, तो जल्द चलते हैं वहाँ पे। जी शरद, आज अगर बात करेंगे हम तो डीप डाइव रिसर्च में सीजी पावर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप ने जब से स्टॉक को एक्वायर किया था उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद एक तरह का स्टैग्नेशन आया है स्टॉक प्राइस में। ये पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम दोनों में कारोबार करता है। पावर सिस्टम में लार्जली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। वहीं पे इंडस्ट्रियल सिस्टम सेगमेंट में इसकी मोटर जो सेगमेंट है वहाँ पर अच्छी खासी बाजार में पकड़ है। अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी को लगभग 640 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था पीजीसीएल से। उसके बाद से स्टॉक चर्चाओं में भी आया था और इसी कारण स्टॉक को आज हमने डिस्कशन के लिए चुना है। बात करें इंडस्ट्रियल सिस्टम की तो वहाँ से लगभग 64% का रेवेन्यू इसका आता है। वहीं पे पावर सिस्टम जो है 36% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो लगभग 9,900 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो FY25 की सेल्स से अगर कंपेयर करें तो 1x के आसपास होता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट और पावर सेगमेंट दोनों में अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जो ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन है लगभग 33% के आसपास होता है। अगर इस स्टॉक के बारे में अगर की यूएसपीज के बारे में इसकी बात करें तो मोटर सेगमेंट में जो है कंपनी के पास मार्केट में लीडरशिप है। वहीं पर रेलवे बिजनेस में भी एक कंपनी धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बना रहा है। 10-12 बड़ी कंपनियों को देखें तो ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं वहां पर कंपनी का नाम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को इंडिकेट करता है वो ये है कि पिछले 3-4 सालों का अगर हम इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट तीनों जगह पर जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन भी जो है डबल डिजिट रहा है। हाल ही के दिनों में जो है कंपनी ने सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी जो है वेंचर किया है और यहाँ सेमीकंडक्टर सेगमेंट से हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वेंचर होता है। पर यहाँ पर कंपनी को जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सब्सिडीज हैं या जो ग्रांट्स हैं उनका बेनिफिट मिलेगा और लंबे समय में जो है ये सेगमेंट जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करता हुआ देखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कंपनी का ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स पर है, एनर्जी ट्रांजिशन हो या फिर रेलवे हो। इसके साथ ही साथ जो है कंपनी जो है एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो है अपनी बढ़त बना रही है। साथ ही साथ अगर देखें तो
जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन में मैनेजमेंट देख रहा है। वहीं पर अगले 3 से 5 सालों में जो स्पेशली जो डोमेस्टिक सेगमेंट और ग्लोबल सेगमेंट है वहाँ पर जो पावर सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रही है उससे बेनिफिट लेने की कंपनी की योजना है। इसके बाद अगर बात करें तो स्टॉक प्राइस वर्सेस इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 1 साल में स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर मैं कहूँ तो लगभग 1 साल के रिटर्न्स इसमें फ्लैट के आसपास रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह रही है कि इसके फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक में ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। पर अगर मुरुगप्पा ग्रुप ने जब इस कंपनी को एक्वायर किया था उसके बाद लगभग 2-3 सालों तक स्टॉक्स में बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला था। और जनरली इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स में हम देखते हैं कि जब एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती है तो स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप निकल कर आता है और उसके बाद एक स्टैग्नेशन होता है जहां पर एक नए ग्रोथ ड्राइवर्स की खोज जो होती है। पर इस समय अगर स्टॉक प्राइस में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मॉट बिल्डअप नहीं है या फ्रोथ नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब जो है ज़रूरत है स्टॉक्स को एक नए ड्राइवर की जहाँ से कि न्यू एवेन्यू ऑफ ग्रोथ उभर कर आए। पिछले दिनों कंपनी ने जो है एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की भी योजना बनाई थी, एक फॉरेन के कंपनी के एक्विजिशन की योजना थी, परंतु वो किन्हीं कारणों से वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है। तो इस तरह का कोई ग्रोथ ड्राइवर अगर कंपनी में निकल कर आता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई नया ड्राइवर निकल कर आता है तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। परंतु इसी ट्रेंड से अगर ये स्टॉक इसका परफॉर्मेंस चलता है तो इसके स्टॉक की ग्रोथ जो है वो अर्निंग ट्रेजेक्टरी की ग्रोथ को फॉलो करेगी क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंशन की यहाँ से बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। शरद जी, पावर अगर बात करें अभिषेक, यहाँ पे आपकी डीप डाइव रिसर्च है, धन्यवाद अभिषेक। लेकिन एक बार सीजी पावर का चार्ट लाइए। ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट एनालिसिस भी आया है। देखिए डेज हाई लेवल पे आ गया सीजी पावर, 1.5% ऊपर है। और ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई है। अब ऑफ कोर्स देखें तो जो लास्ट वीक के जो मोमेंटम से उसमें स्ट्रेंथ दिखने मिला। हाँ, 2 महीने जो है वॉल्यूम्स उतने नहीं दिखे, लेकिन अब देखें तो अब जो है वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम आई है और ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक्शन कैसा चल रहा है। लेकिन देखिए स्टॉक ने देख अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन यहाँ से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। कैसा लग रहा है कुणाल चार्ट्स सीजी पावर पे डेज हाई लेवल पे हमारा इम्पैक्ट भी आ रहा है, ज़रा बताएं। तो हाँ, आई थिंक चार्ट्स काफ़ी डिसेंट है सीजी पावर के शरद। इनफैक्ट लास्ट अगर हम 1 से 1.5 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। 700 का ब्रेकआउट है सीजी पावर पे अगर हम स्पॉट लेवल्स पे चार्ट देखें तो। बट जो बेस्ट पार्ट इस चार्ट का है लास्ट 2-3 मंथ्स में हम देख रहे हैं हायर हाइज एंड हायर लोज का एक पैटर्न बना रहा है। लोज भी काफ़ी हायर जोन्स पे फॉर्म हो रहे हैं सीजी पावर में। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 700 का ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस करे तो मेरे अनुमान से मोमेंटम वापस स्टॉक में हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, 700 रुपये के ऊपर जाने दीजिए। 1.25% की तेजी है और ये डीप डाइव रिसर्च स्टॉक हमारा आज का है। कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर हमने आपको काफ़ी बारीकी से गाइड किया। मार्केट वोलेटाइल है। निफ्टी 17 अंकों पर, निफ्टी बैंक 4 अंक नीचे। एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि 3% की गिरावट है और 14 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स, जो कि ये बाजार में उतार चढ़ाव और बाजार में भय का सूचक है। इंडिया विक्स उसमें नरमी आ रही है। 15 के नीचे रहे वैसे ज़्यादा तनाव होता नहीं है, बट यानी कि अभी माहौल थोड़ा सा अलग सा है। कब क्या हो जाए, कब इंडिया विक्स में आप स्पाइक देखें, कब अमेरिका ईरान पर हमला करने की रणनीति बना ले, कुछ ऐसे डैमेजिंग खबर आ जाए और बाजार थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं। आज थोड़ा सा रेंज में आपको दिखेंगे बाजार। फिलहाल तो अभी तक तो ऐसा ट्रेंड दिखा है। कंजम्पशन और ऑटो ये सेगमेंट बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहा है। इक्का दुक्का बैंक से जहां से सपोर्ट आ रहा है, कोटक बैंक में करीब 0.5% के आसपास की तेजी। अदरवाइज माहौल थोड़ा सा फीका है। गिरने वाले शेयरों की बात करें, टेक महिंद्रा करीब 2% नीचे, अडानी पोर्ट्स में कमजोरी है 2% के आसपास की, और इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह के शेयर में भी आधे से 0.25% के आसपास की नरमी पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस में मजबूती है। मैक्रोटेक हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर शेयर है। मैक्रोटेक में शेयर हो रही है, शेयर में तेजी हो रही है और शोभा में तेजी देखने को मिल रही है। एक व्यू चाहिए आपसे शरण जी, और वो व्यू चाहिए आपसे टाइटन के शेयर को लेकर। डिस्क्रिशनरी स्पेस की बात करें तो ये एक बढ़िया शेयर है, फंडामेंटली तो कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि हमने देखा था कि करेक्शन ये शेयर झेल के 2-3 सत्र से चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी एलिवेटेड हैं।
और शायद एलिवेटेड रहे कुछ टाइम तक। कैसे देख रहे हैं आप टाइटन को? अपॉर्चुनिटी है या फिर टाइटन से भी दूर रहे? तो अभिषेक जी, आपने एकदम सही कहा। अगर आप फंडामेंटली वॉल्यूम्स के बात करें, इतने हाई गोल्ड प्राइसेस के बाद इनके वॉल्यूम्स काफी घटते हुए दिख रहे हैं आने वाले क्वार्टर में। तो फंडामेंटली मुझे लग रहा है आने वाले 1 2 3 क्वार्टर मुझे लग रहा है काफी वीक रहेंगे ईयर ऑन ईयर कंपनी के लिए। कंपनी ने अभी भी जो उछाल देखी है, डेफिनेटली 200 डे ईएमए के सपोर्ट लेते हुए उछाल देखी है, उसे आप ज्यादा पावरफुल अपसाइड नहीं माना सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वहां से आप एक बार वापस एक अपर लेवल्स पे एक रिजेक्शन या सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं स्टॉक में। अगर स्टॉक ओवरली कुछ एक मुझे लग रहा है आने वाले समय में कंसोलिडेट करेगा। ओवर फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, मगर रिजल्ट्स की बात करें और वॉल्यूम्स की बात करें, आने वाले क्वार्टर्स में काफी वीक रहेंगे या ईयर डिक्लाइन भी आप देख सकते हैं। तो ऊपरी क्षेत्रों में आप डेफिनेटली बिकवाली दिखी जाएगी। नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट मैं बोलूंगा स्टॉक में 3650 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही आप एक अपसाइड देख सकते हैं, वरना अभी स्टॉक में कुछ ज्यादा देखने के लिए है नहीं। एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। 3300 टू 3600 के लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करेगा। ठीक है, टाइटन आप चाहें तो अभी अवॉइड कर सकते हैं। 1% के आसपास की तेजी जरूर है। 3500 रुपए के प्राइसेस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। शरण जी, आज आपने काफी लंबा समय दिया हमें, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन अच्छा लगा बातचीत करके। जल्दी कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज आप अगले सत्र में लेकर आइएगा हमारे लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहां पर अच्छे बनेंगे बाजार में इस वक्त। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, इंडेक्स को ट्रेड करना तो बड़ा रिस्की है, ट्रिकी भी है और रिस्की भी है। बताइए कि ऑप्शंस में आपके लिए आपने मौके कहां पर खोजे हैं इस वक्त? शुभ प्रभात अभिषेक जी। तो आज के सत्र में हमने जो मौके ढूंढे हैं वो है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में अगर हम देख पा रहे हैं काफी दिनों से ये स्टॉक 20 डीएमए लेवल को डिफेंड कर रहा है और कई बार 20 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक मूव देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक में। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ शो कर रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो 1220 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो अभी अराउंड 18 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 38 रुपीज के, और 8 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो जो ओवरऑल रिस्क बन रहा है वो 6250 का बन रहा है, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो बनते हुए आ रहे हैं 12500 रुपए के। ठीक है, बढ़िया है। एक्सिस बैंक में आज हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। 1220 वाली एट द मनी आपको कॉल खरीदनी है और 18 रुपए के भाव पर आपको ये मिलेगी। लक्ष्य 38 रुपए का, स्टॉप लॉस 8 रुपए का आपको लगा के चलना है और अधिकतम मुनाफा जो होगा 12,500 रुपए का, अधिकतम नुकसान 6,250 उसके आधे का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये एक आकर्षक मौका आपके लिए इस कॉल में बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी ये बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने के लिए। लेकिन दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि एफएनओ में अगर कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें। अदरवाइज होता क्या है कि जो सेबी के डेटा आते हैं ना कि अच्छा 100 में से 90 लोगों ने पैसे गंवाए, होता फिर वही है, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का जो लोग पालन नहीं कर पाते हैं। और इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करने पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल होते हैं ऑप्शंस। तो एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉप लॉस का बड़ा ही खास ख्याल रखिए, आप ट्रेड कीजिए। 24,816 पर निफ्टी है, आज का हाई 862, आज का लो 24,741। ये आज की है रेंज और बीचों बीच आपको इस वक्त दिखेगा निफ्टी उस रेंज के सपाट कारोबार करते हुए। और निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि सपाट ट्रेड ही है। 30 अंकों की हल्की सी तेजी है, 0.06% की तेजी आपको निफ्टी बैंक में इस वक्त दिखेगी। और जो बड़े शेयर हैं निफ्टी बैंक के, जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिक्कत की चीज़ ये है, अगर निफ्टी बैंक को तेजी से बढ़ना है तो बिना आईसीआईसीआई बैंक और बिना एचडीएफसी बैंक के सहयोग के ये संभव नहीं है। छोटे छोटे बैंक तो चल रहे हैं लेकिन बड़े बैंकों से उतना सहारा नहीं है। एचडीएफसी बैंक देखिए ऊपर है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। जो 12 शेयर हैं, 12 में से 7 शेयर कमजोर हैं। कमजोर कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, केनरा बैंक, बीओबी,
इंडसइंड बैंक कल चला था, आज कमजोर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी जहां पर तेजी है, एचडीएफसी बैंक में तेजी है, एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में, एयू बैंक में और फेडरल बैंक में 5 शेयरों में तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो यहाँ डाइवर्जन भी है। आईसीसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम कर रहा है और उसी के दम पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक हर निशान में टिका हुआ है। 30-40 अंकों की जो भी हल्की सी तेजी है उस पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन चलिए 10 बजने वाले हैं और 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ।